प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 331 रक्त बलि तंत्र। सुन मेरा आदेश, जागृत हो। देवांश ठाकुर का सवाल सुनकर दिग्विजय देशमुख ने अपना सिर हिलाया। जानबूझकर उसने सवाल को टाला और बात बदलते हुए कहा, ठाकुर सरनेम वाले, मैंने सोचा नहीं था कि तुम में इतना सब्र होगा। मैंने तुम्हें उकसाने के लिए अपना हमशक्ल भी चारे के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन तुम तो अब तक खुद को रोके बैठे रहे। बोलते समय उसके शब्दों में गहरा व्यंग्य था, जिसका मतलब साफ था, तुम एक महान सिद्ध महागुरु होकर भी यहाँ छिपने छिपाने का खेल खेल रहे हो। क्या ये तुम्हारी शान के खिलाफ नहीं है? आखिरकार उसकी राय में अगर ईशा सच में गुरु देवांश को छत्रपति संभाजी नगर लेकर आई थी, तो जैसे ही उसका हमशक्ल सामने आता, गुरु देवांश निश्चित रूप से उस पर तुरंत हमला कर देते। और जैसे ही वो हमला करते, उसे पता चल जाता कि गुरु देवांश आ चुके हैं, और फिर वो अंधेरे में छिपा रहता और इस तरह इस मुसीबत से बच निकलता। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस बंदे ने अब तक इंतजार किया। जब तुम्हारा मुख्य किरदार ही सामने नहीं आया, तो मैं पहले कैसे आ जाता? अगर मैं जल्दबाजी करता तो क्या ये तुम्हारा अपमान नहीं होता? देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर दिग्विजय के माथे पर हल्की शिकन आ गई। क्या? तुम्हारे लहजे से ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरे उस बहुरूपिये को पहचान लिया था। लड़खड़ाते कदम, कमजोर आंतरशक्ति। भले ही उसके पास तुम्हारा चेहरा था, लेकिन पूर्ण आंतरशक्ति वाले आभा का एक तिनका भी नहीं था। तुम यहाँ किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? देवांश ने उपेक्षा से कहा। दिग्विजय ने मन ही मन सिर हिलाया, ये जानते हुए कि साधना के स्तर की नकल नहीं की जा सकती, इसलिए उसे अपनी यह गलती माननी पड़ी। इसलिए उसने ईशा की ओर देखा और उसे कड़ी फटकार लगाए। ईशा देशमुख, एक अभक्त लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने देशमुख खानदान के साथ गद्दारी की। तुझे लगता है कि तू उन एहसानों के लायक है जो मैंने इतने सालों तक तेरे परिवार पर किए हैं? एहसान? ईशा ने हिकारत भरी हंसी के साथ जवाब दिया, मेरे माँ बाप को कैद करना, मुझे नॉर्थ मुंबई जाकर गुरु देवांश को रिझाने के लिए मजबूर करना ताकि तुम्हें वो अमृत जल का फॉर्मूला मिल सके, और यहाँ तक कि मेरे जाने से पहले विवान से मेरी आबरू लुटवाने की कोशिश करना, क्या इसे तुम एहसान कहते हो? हम तुझे कद्र ही नहीं है। उस अमृत जल के फॉर्मूले से मेरा देशमुख खानदान पीढ़ियों तक राज करता, उसका कभी पतन नहीं होता। तू, ईशा देशमुख, उसमें सबसे बड़ी योगदान करता होती, और शायद तेरा नाम वंशावली में भी लिख दिया जाता। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तू अपने ही परिवार को धोखा देकर दुश्मन से जा मिलेगी। दिग्विजय ने बड़े अधिकार से कहा। लेकिन ईशा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सबसे बड़ी योगदान करता। अगर मैं सच में वो फॉर्मूला ले आती, तो तुम मेरे और मेरे माँ बाप तीनों को तुरंत मार डालते। क्या तुम कह सकते हो कि यह सच नहीं है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। दिग्विजय सन रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ईशा उसे इतनी गहराई से समझ चुकी है। वह इनकार करना चाहता था, लेकिन मौजूदा हालात में इनकार करने का कोई मतलब नहीं था। उनकी बातचीत से दूसरों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन विवान देशमुख का चेहरा पछतावे और अफसोस से काला पड़ गया था। वो उस वक्त उसके साथ सो क्यों नहीं पाया? अब जब गुरु देवांश यहाँ थे, तो यह सवाल ही नहीं उठता कि वो दोबारा उसके साथ सो पाएगा, बल्कि यह भी सवाल था कि वो जिंदा बच पाएगा या नहीं। लेकिन अगर वो बिना उसके साथ सोए मर गया, तो यकीनन उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन क्या वो करजत का एक देहाती गंवार नहीं था? वो अचानक गुरु देवांश कैसे बन गया?
ये सोचते हुए विवान अचानक चिल्लाया, रिकी, तूने कसम खाई थी न कि वो बस एक देहाती गंवार है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे देशमुख परिवार के खिलाफ साजिश रचने की? क्या तेरे सालियान परिवार को मरने की जल्दी है? रिकी सालियान तो पहले ही देवांश को दूर से लोगों को चूसते हुए देखकर इतना डर गया था कि उसकी पैंट गीली होने वाली थी। अब विवान की तेज आवाज सुनकर वो तुरंत धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी नाक और आंखों से पानी बहने लगा। छोटे मालिक, भगवान गवाह है, वो सच में करजत का ही है। मुझे नहीं पता था कि वो गुरु देवांश हैं, वरना मेरी क्या मजाल जो मैं उन्हें उकसाता। अब तो सब खत्म हो गया। न केवल वो अपनी 8 टूटी उंगलियों का बदला ले पाएगा, बल्कि अब तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठेगा। रिकी को पता नहीं होना चाहिए। उसने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाई ताकि वो चुपचाप हमारे देशमुख परिवार के करीब आ सके और एक ही बार में हमारा सफाया कर सके, दिग्विजय ने विश्लेषण किया। ये सुनकर विक्रांत देशमुख के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या इसका मतलब यह है कि मैं ही उसे यहाँ लेकर आया हूँ? क्या मैं देशमुख खानदान का सबसे बड़ा पापी नहीं बन गया? उस हिसाब से तो मुझे सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना मुझे इतना अच्छा ताशा देखने को कैसे मिलता? देवांश ने कहा। उसके शब्द सीधे दिल पर वार कर रहे थे। ये सुनकर विक्रांत की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसकी हिम्मत देवांश पर हमला करने की नहीं थी, इसलिए वो मुड़ा और रिकी सालियान को एक जोरदार लात मारी। साले, तूने मुझसे इतनी बड़ी गलती करवा दी, आज मैं तेरी जान ले लूंगा। बोलने के बाद विक्रांत ने रिकी को घूंसे और लातों से पीटना शुरू कर दिया, जो दर्द से चीखने लगा। देवांश ने उसे रोका नहीं, बल्कि उदासीनता से कहा, अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हो? वैसे भी तुम सब मरने वाले हो। मेरे ही देशमुख मैंशन में मेरे परिवार के सदस्यों को मारने की कोशिश। ठाकुर सरनेम वाले, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है? दिग्विजय ने ठंडी सांस ली। उसका चेहरा अहंकार से भरा था। उसने अभी जानबूझकर बात बदली थी ताकि उसे कुछ समय मिल सके। जैसे ही ये शब्द निकले, उन डरे हुए परिवार के सदस्यों में तुरंत जान आ गई, खासकर विवान, जिसने पहले दिग्विजय से पूछा था कि क्या उनके पास कोई बैकअप प्लान है। अब ये सुनकर उसका आत्मविश्वास लौट आया, ये जानकर कि उसके दादाजी ने उससे झूठ नहीं बोला था। तुम्हें मारने के लिए क्या मुझे जगह चुनने की जरूरत है? देवांश ने उपेक्षा से पूछा, फिर अपनी उंगली से एक अदृश्य अंतरशक्ति छोड़ी, जो अत्यधिक गति से दिग्विजय की ओर बढ़ी। बैंग! एक दबी हुई आवाज के साथ दिग्विजय की छाती पर तुरंत पन्ने के रंग के धुएं की एक लहर दिखाई दी, जिसने देवांश की अदृश्य अंतरशक्ति को पूरी तरह से रोक दिया। सुरक्षा कवच! देवांश थोड़ा हैरान हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इन परिवारों के मुखियाओं के पास ऐसी चीजें होंगी। जगताप सरनेम वाला वह आदमी जिसे पुणे के रायचंद परिवार के मुखिया ने बुलाया था, उसके पास भी एक था, और दिग्विजय के पास भी सच में एक है। क्या इस दुनिया में इतने सारे जादुई खजाने हैं? ठाकुर, उम्मीद नहीं थी ना? दिग्विजय जोर से हंसा। मेरे पास ये जादुई सुरक्षा कवच है और लड़ाई शुरू होने से पहले ही मैं अजेय स्थिति में हूँ। तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, क्या कर लोगे? ये नज़ारा देखकर हर कोई हैरान और खुश दोनों था। वे हैरान थे कि एक सिद्ध महागुरु सच में अंतरशक्ति को प्रोजेक्ट कर सकता है, जो हजारों मील दूर से अदृश्य रूप से लोगों को मार सकता है। वे खुश थे कि उनके परिवार का मुखिया एक सिद्ध महागुरु की अदृश्य शक्ति से भी नहीं डरता। हम बच गए। दूर खड़े परिवार के सदस्यों में से कोई खुशी से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। एक बार जब बड़े मालिक गुरु देवांश को मार देंगे तो हमारा देशमुख परिवार पूरे महाराष्ट्र का एक छत्र शासक होगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, परिवार के सभी सदस्यों के चेहरों पर लालच और उम्मीद के भाव आ गए। हालांकि उसी पल देवांश ने फिर इशारा किया और उस चीयरिंग करने वाले व्यक्ति का माथा सीधे भेद दिया, जो अब पूरी तरह मर चुका था। जिन परिवार वालों को अभी उम्मीद दिखी थी, वे तुरंत शांत हो गए, यहाँ तक कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। कबाड़ का एक टुकड़ा, और तुम उसे दिखाने की जुर्रत कर रहे हो? देवांश ने कहा, फिर हवा में इशारा किया और एक अदृश्य अंतरशक्ति, जो पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी, रात के सन्नाटे को चीरते हुए दिग्विजय की ओर झपटी। मेरा ये जादुई खजाना विशेष रूप से प्रोजेक्ट की गई अंतरशक्ति का मुकाबला करता है। तुम कितनी भी बार कोशिश कर लो, परिणाम वही होगा। दिग्विजय बड़े घमंड से कह रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके सामने पन्ने के रंग की धुएं वाली लहर में दरारें आ गईं और अंत में सबकी हैरानी के बीच वह टुकड़ों में बिखर गया और वह अदृश्य अंतरशक्ति भी पूरी तरह से खत्म हो गई। दिग्विजय को नुकसान पहुंचाने में असफल रही। विशेष रूप से प्रोजेक्ट की गई अंतरशक्ति का मुकाबला करता है। बस इतना ही? देवांश ने बड़े तिरस्कार के साथ पूछा। हालांकि दिग्विजय को कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन उसकी आंखों में दहशत भर गई थी और उसका चेहरा पूरी तरह से भयभीत था जब उसने देवांश की ओर देखा। ये कैसे संभव है? तुमने ये कैसे किया? देवांश ने शांति से कहा, मैंने अपनी 30% ताकत इस्तेमाल की और काम हो गया है ना? जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरे दर्शक दंग रहे।
गए। इतना सब होने के बाद उसने दिग्विजय के सुरक्षा कवच को तोड़ने के लिए केवल 30% ताकत का इस्तेमाल किया। अगर वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता तो वह कितना भयानक दृश्य होता। बेला बख्शी और प्रिया व्यास दोनों इस पल देवांश की ताकत देखकर पूरी तरह सन्न थीं। देवांश के पिछले अहंकारी शब्दों को याद करते हुए उन्हें अंततः समझ आ गया कि ये देवांश नहीं था जो अहंकारी था, बल्कि वे खुद थी जो देवांश की ताकत के बारे में कुछ नहीं जानती थी। डींगे मारना बंद करो, मेरे सुरक्षा कवच को नष्ट करने में तुम्हारी सारी ताकत लग गई होगी, है ना? दिग्विजय ने हार न मानते हुए नथुने से कुढ़े। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। देवांश एक मरते हुए आदमी पर शब्द बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था। दिग्विजय ये सुनकर गुस्से से लगभग खून की उल्टी करने वाला था। क्या यह उसके साथ सहमति का संकेत था? ये तो साफ साफ बेइज्जती थी। ठीक है। इस पल देवांश ने फिर अपना हाथ उठाया, लेकिन ये केवल एक दिखावा था और उसका वास्तव में दिग्विजय को गोली मारने का कोई इरादा नहीं था। वरना अपनी ताकत के साथ उसे इतनी जाहिर हरकत करने की जरूरत नहीं थी। बस एक विचार के साथ दिग्विजय पूरी तरह से मर जाता। और जब दिग्विजय ने देवांश को हाथ उठाते देखा तो उसका दिल तुरंत धक से रह गया। फिर वह अचानक एक विकृत चेहरे के साथ पागलों की तरह हंसा। ठाकुर, तुम्हें नहीं लगता कि मैं, दिग्विजय देशमुख, केवल एक सुरक्षा कवच तैयार करूंगा, है ना? देवांश ने यह सुना और उपहास करने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या ये वही नहीं है कि तुमने इस आंगन में एक बलि तंत्र भी तैयार किया है? इसमें अजीब क्या है? तुम्हें कैसे पता चला? दिग्विजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। उसने लॉन के नीचे इस भव्य तंत्र को सूक्ष्मता से व्यवस्थित करने के लिए एक बड़ी रकम और 1 दशक से अधिक समय खर्च किया था। हर बार जब कोई तंत्र स्थापित करने आता तो वे लॉन की छटाई और नवीनीकरण करने वाले कर्मचारियों के रूप में आते थे। इतना कि परिवार के सदस्यों को भी इसके बारे में पता नहीं था। उसे, एक बाहरी व्यक्ति को, कैसे पता चला? मुझे आते ही पता चल गया था। अगर मैं तुम्हारे उस भव्य तंत्र को सक्रिय करने का इंतजार नहीं कर रहा होता तो तुम्हें लगता है कि तुम अपने उस टूटे हुए सुरक्षा कवच के साथ अब तक जिंदा रह पाते? देवांश थोड़ा अधीर हो रहा था। क्या तुम जानबूझकर मेरे भव्य तंत्र को सक्रिय करने का इंतजार कर रहे थे? दिग्विजय पूरी तरह से हक्का बक्का था। देवांश के आत्मविश्वास ने उसे उसके अपने आत्मविश्वास से पूरी तरह वंचित कर दिया था। उसे मेरे बलि तंत्र का सीधे सामना करने का आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? क्या वह अंधा अहंकारी है या उसके पास वास्तव में इस भव्य तंत्र से न डरने की ताकत है? अगर यह बाद वाला है तो क्या मुझे अब भी इस बलि तंत्र को सक्रिय करना चाहिए? आखिरकार एक बार यह बलि तंत्र सक्रिय हो गया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उस पल में दिग्विजय ने अपने दिमाग में बहुत कुछ सोचा, लेकिन अंततः अपना मन बना लिया। वे वैसे भी मरने वाले हैं। अगर वे मेरे उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं तो उन पर किए गए मेरे इतने सालों के एहसान बेकार नहीं जाएंगे। ठाकुर, ये भव्य तंत्र मूल रूप से मुझे सिद्ध महागुरु स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए था। चूंकि तुम खुद मौत मांग रहे हो तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। दिग्विजय चिल्लाया। फिर उसने अपनी हथेली को काटकर अपनी बाईं हथेली खोली, नीचे बैठा और अपनी हथेली को घास पर दबा दिया, जिससे उसका खून जमीन में बहने लगा। फिर उसे एक खूंखार अभिव्यक्ति के साथ देखा गया जो आसमान की ओर चीख रहा था, मेरे ताज़ा खून के साथ मेरे सूखे शरीर को निखारो, रक्त बलि तंत्र, मेरा आदेश सुनो, खुल जा। अध्याय 332। आज से देशमुख खानदान की वंशावली का पहला पन्ना मेरे नाम से लिखा जाएगा। जैसे ही शब्द गिरे, जमीन अचानक जोर से कांपने लगी, जिससे हर कोई इधर उधर डुलने लगा और उनके सिर के ऊपर की लाइट्स भी पागलों की तरह झूलने लगी, जिससे पूरा आंगन बारी बारी से कभी चमकीला तो कभी अंधेरा हो रहा था और माहौल बहुत ही डरावना हो गया था। लेकिन जमीन चाहे कितनी भी हिल रही हो, बेला और बाकी लोग थोड़ी देर हिलने के बाद न जाने कैसे स्थिर हो गए। यहाँ तक कि उदय चौहान, जो एक कुर्सी पर बैठे थे, मजबूती से बैठे रहे, मानो उनकी कुर्सी के नीचे की जमीन पर भूकंप का कोई असर ही न हो। बेला जानती थी कि यह जरूर देवांश हैं जो अपनी आंतर शक्ति छोड़ रहे हैं ताकि उन्हें स्थिर रहने में मदद मिले। ये सोचते हुए बेला का दिल पछतावे और नफरत से भर गया। वह साफ तौर पर नॉर्थ मुंबई के गुरु देवांश को अपना आदर्श मानती थी और उनसे मिलने का सपना देखती थी। उम्मीद करती थी कि वे जल्द ही दक्षिण आएंगे और देशमुख और सालियान परिवारों को, जो छत्रपति संभाजी नगर में जमे हुए थे, यहाँ से बाहर खदेड़ देंगे। यही कारण था कि वह और प्रिया इस बार जानबूझकर नॉर्थ मुंबई के रास्ते से आईं, ये सोचकर कि शायद उनकी किस्मत चमक जाए और वे गुरु देवांश से मिल सकें। नतीजतन वह उनसे मिली तो सही, लेकिन उन पर एक कभी न मिटने वाला बुरा प्रभाव छोड़ दिया। इस तरह का दर्दनाक एहसास बेला को लगभग मरने की इच्छा करने पर मजबूर कर रहा था। हालांकि इससे पहले कि वह आत्मग्लानि और अपराधबोध में डूब पाती, घास के नीचे से गहरी लाल किरणें निकलीं, जो आसमान की ओर ऐसे उठी जैसे कोई स्पॉटलाइट हो। इन रोशनियों ने हवा के बीच में एक विशाल धुंधला सा पैटर्न बनाया और फिर पलक झपकते ही जमीन पर भारी दबाव के साथ गिर गईं, घास पर छप गईं।
दूसरों ने इसे नहीं पहचाना, लेकिन देवांश जानते थे कि यह एक रक्त शोधन महातंत्र था, एक प्रकार का बुरा चक्रव्यूह। सरल शब्दों में कहें तो इसका इस्तेमाल विशेष रूप से लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता था। इसके अलावा तंत्र के आरेख से ये तंत्र सबसे पूर्ण था जिसे देवांश ने इस दुनिया में आने के बाद से देखा था। लेकिन फिर भी यह अमरलोक के सबसे बुनियादी रक्त शोधन तंत्र की बराबरी नहीं कर सकता था। घास पर तंत्र के छपने के बाद पहले से कांपती हुई जमीन तुरंत शांत हो गई। परिवार के सभी सदस्य जमीन से उठे, फिर हर एक ने खुशी के भाव दिखाए, जैसे कि जीत पहले से ही उनकी मुट्ठी में हो। लेकिन तभी उस विशाल तंत्र आरेख के भीतर से लाल रस्सी जैसी रोशनी अचानक निकली और पलक झपकते ही सबके हाथ पैर बांध दिए, जिससे वे चाहकर भी एक इंच हिल नहीं पा रहे थे। इन लाल रोशनियों ने बेला और बाकी लोगों को भी कसकर फंसा लिया और यहाँ तक कि देवांश का शरीर भी उनसे ढक गया। इसके अलावा देवांश के साथ विशेष व्यवहार किया गया। उनके शरीर पर लाल रोशनियां किसी और की तुलना में अधिक थीं, इतनी ज्यादा कि दूर से दूसरों पर लाल रोशनियां केवल अंगूठे जितनी मोटी थीं, जबकि देवांश पर लाल रोशनियां एक हाथ जितनी मोटी थीं। बंधने के बाद बेला ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन पाया कि लाल रोशनियां फौलाद की तरह थीं, वह उन्हें जरा भी नहीं हिला सकी। जब परिवार के सदस्यों ने ये देखा, हालांकि वे घबराए हुए थे, लेकिन ये देखकर कि देवांश और अन्य भी बंधे हुए हैं, वे तुरंत निश्चिंत हो गए। उन सभी ने सोचा कि यह सबको एक साथ जकड़ने वाला जाल है और बड़े मालिक देवांश को मारने के बाद उन्हें छोड़ देंगे। हालांकि उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया और नहीं देखा कि दिग्विजय देवांश पर हमला कर रहा है। इसके बजाय उन्हें महसूस हुआ कि जैसे उनके शरीर से धीरे धीरे कुछ खींचा जा रहा है। वह एहसास बहुत ही असहज और दर्दनाक था। विवान आंतर शक्ति के छोटे स्तर पर था और उसे यह एहसास सबसे ज्यादा हो रहा था। एक पल के संदेह के बाद उसने अंततः इसकी पुष्टि की और दिग्विजय पर चिल्लाया, दादाजी, ये तंत्र मेरी साधना और जीवन शक्ति को खा रहा है। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, तंत्र में फंसे सभी लोग घबरा गए, न केवल परिवार के सदस्य बल्कि बेला और बाकी लोग भी। मैंने, दिग्विजय देशमुख ने, इन सभी वर्षों में अपनी ताकत से तुम सबका पालन पोषण किया है। अब जब एक बड़ा दुश्मन सामने है, तो अगर मैं तुम लोगों से थोड़ी साधना और जीवन शक्ति ले भी लूं तो क्या हर्ज है? तुम्हें किस बात की शिकायत है? दिग्विजय ने ठंडेपन से कहा, उसका चेहरा गुस्से से भरा था। परिवार के सदस्यों ने ये सुना और देखा। हालांकि वे अपने दिलों में नाराज थे, लेकिन बड़े मालिक दिग्विजय के अत्याचार का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सके। इसके अलावा बड़े मालिक महान गुरु देवांश को सफलतापूर्वक मारने की कोशिश भी कर रहे थे। अगर वे कुछ साल कम जिए तो कोई बात नहीं, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। देवांश ने देखा कि दिग्विजय अभी भी अपने वंशजों को धोखा दे रहा है, तो वह सिर हिलाने और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। मूर्ख मत बनो। वह अपनी उम्र और ताकत बढ़ाने के लिए तुम सबको निचोड़ लेना चाहता है। बकवास। मेरे दादाजी इतना घिनौना काम कैसे कर सकते हैं? हम उनके वंशज हैं, वह हमें कैसे मार सकते हैं? एक युवती ने ठंडी सांस ली और तीखा जवाब दिया, फूट डाल रहे हो? मुझे दिख रहा है कि तुम हार मानने वाले हो, इसलिए तुम हमें इस्तेमाल करना चाहते हो ताकि दादाजी तंत्र वापस ले लें, है ना? मैं बता रही हूँ, बिल्कुल नहीं। कुछ समय के लिए तंत्र में फटकार की आवाजें उठने लगी। वैसे भी गुरु देवांश, तुम भी बंधे हुए हो और हमारा कुछ नहीं कर सकते, तो क्यों न तुम्हें कोस लिया जाए? लेकिन इन ठंडी फटकारों का सामना करते हुए देवांश बस हल्का सा मुस्कुराया। तो चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। बोलने के बाद देवांश का शरीर बस थोड़ा सा कांपा और उसके चारों ओर लिपटी हाथ भर मोटी लाल रस्सी जैसी रोशनियां तुरंत एक एक करके टूट गईं और वह फिर से आजाद हो गया। ये देखकर परिवार के सदस्यों के चेहरे तुरंत आतंक और घबराहट में बदल गए। एक एक करके उन्होंने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया, इस डर से कि कहीं देवांश उन पर उंगली न उठा दे। देवांश ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय सबके सामने उसने चुटकी बजाई और फिर बेला और बाकी लोगों पर से लाल रोशनियां तुरंत गायब हो गईं। भले ही अन्य लाल रस्सी जैसी रोशनियों ने उन्हें बांधने की कोशिश की, लेकिन वे उनके शरीर से एक गज दूर एक अदृश्य लहर द्वारा रोक दी गईं। उनकी बेड़ियां खोलने के बाद देवांश ने दिग्विजय को मारने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने एक कुर्सी ढूंढी और बैठ गया। आराम से दिग्विजय से कहा, मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। आखिरकार तुम्हें अभी मारना मेरे लिए बच्चों का खेल होगा। दिग्विजय ने यह सुना, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसकी आंखों में क्रूरता और जीत की एक चमक कौंध गई। आखिरकार वह अभी भी बहुत छोटा है और लोहा गर्म होने पर चोट करने का महत्व नहीं समझता। अब जब उसने मुझे अपने वंशजों को सोखने का समय दे दिया है, तो मैं उसे एहसास दिलाऊंगा कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा होगा। लेकिन जो वह नहीं जानता था वह यह था कि देवांश ने जानबूझकर उसे अपने वंशजों को सोखने दिया, क्योंकि इस तरह देवांश को खुद उसके पूरे परिवार को खत्म नहीं करना पड़ता। हालांकि दिग्विजय ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन परिवार के सदस्य नाखुश थे। उन्हें लगा कि देवांश बहुत अहंकारी और ढीठ है।
लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि कहीं देवांश अपनी एक उंगली के इशारे से उन्हें मार न दे। इसलिए वे बस देवांश को घूरते रहे, मानो वे अपनी नज़रों से उसे मार सकते हों। और तभी वह युवती जिसने पहले देवांश को बकवास कहकर फटकारा था, अचानक जमीन पर गिर पड़ी, हिंसक रूप से ऐंठने लगी, उसका चेहरा बेहद विकृत हो गया। देवांश ने ये देखा और हिकारत से हंसा, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे दादाजी तुम्हें नहीं मारेंगे? युवती ने ये सुनकर आतंक से भरी आंखों से दिग्विजय की ओर देखा, अपनी बाहें पूरी ताकत से फैलाईं, मानो उम्मीद की कोई किरण पकड़ने की कोशिश कर रही हो। फिर अपने मुंह से एक वाक्य निचोड़ा, दादाजी मुझे बचाए। हालांकि दिग्विजय ने उसे नजरअंदाज कर दिया, अभी भी तंत्र को पूरी तरह से सक्रिय कर रहा था। जल्द ही युवती का शरीर सबके सामने एक चौंकाने वाली गति से सड़ने लगा, फिर तुरंत सफेद हड्डियों के ढेर में बदल गया। नज़ारा ऐसा था मानो उसका मांस और खून नीचे की घास ने निगल लिया हो। इस दृश्य को देखकर परिवार के सदस्य पूरी तरह से हक्का बक्का रह गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि देवांश ने जो कहा था वह सच था, कि वो बूढ़ा दिग्विजय सच में उन्हें मार डालेगा। वे सब कहते हैं कि एक बाघ भी अपने शावकों को नहीं खाता, लेकिन तुम्हारे परिवार का मुखिया जब सच में क्रूर हो जाता है तो अपने ही वंशजों को मारने की हिम्मत करता है। कमाल है, कमाल है। देवांश कुर्सी पर बैठा ताशा देख रहा था, उसका मुंह तानों से भरा हुआ था। परिवार के सदस्य जो सन होकर चुप हो गए थे, इन शब्दों को सुनकर पूरी तरह से फट पड़े, एक एक करके पागलों की तरह चीखने लगे। दादाजी, प्रणव मर गया, प्रणव मर गया, इसे अभी रोको। दादाजी, मैं अभी जवान हूँ, मैं अभी मरना नहीं चाहता। बड़े मालिक, मैं सालियान परिवार का सदस्य हूँ, आपने गलती की है। रिकी सालियान ने निराशा में कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों को सुनकर दिग्विजय ने तुरंत ठंडी सांस ली। देशमुख परिवार के हमेशा के लिए बने रहने के लिए तुम लोगों का ये छोटा सा बलिदान क्या है? चिंता मत करो, देशमुख परिवार की आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे योगदान को याद रखेंगी। शांति से मरो। ये सुनकर अंततः सबको समझ आ गया कि वो बूढ़ा दिग्विजय उन्हें अब तक धोखा दे रहा था। उसने इस तंत्र को शुरू करने के पल से ही उन्हें जिंदा रखने का इरादा नहीं किया था। दादाजी, मैं आपका अपना पोता हूँ, आप ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? पिताजी, होश में आइए, यहाँ हर कोई देशमुख परिवार का मुख्य सदस्य है। अगर आप हम सबको मार देंगे तो क्या देशमुख परिवार का कोई वंशज बचेगा? सब कहते थे कि आपने उस समय बड़े भाई को मारा था और मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप सच में ऐसा करने के काबिल होंगे। आपके देशमुख परिवार में पैदा होना मेरे जीवन की सबसे बड़ी शर्मिंदगी है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कुछ समय के लिए तंत्र के भीतर तरह तरह की चीखें, दहाड़ें, गालियां और बद्दुआएं गूंजती रहीं। लेकिन चाहे वे कितना भी चिल्लाए, दिग्विजय पत्थर बना रहा, केवल तंत्र को बेताबी से तेज करता रहा, उनकी कड़वी विनतियों को नजरअंदाज करता रहा। एक पल बाद तंत्र में परिवार के सदस्य इतने कमजोर हो गए कि वे अब कोई आवाज नहीं निकाल सकते थे, जबकि दिग्विजय को अपने शरीर के भीतर शक्ति की एक अंतहीन लहर महसूस हुई। इस शक्ति ने दिग्विजय को महसूस कराया कि भले ही उसका सामना किसी सिद्ध महागुरु से हो, वह उन्हें एक मुक्के से मार सकता है। इसलिए वह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। चिंता मत करो सब लोग, मेरे इस बूढ़े के नॉर्थ मुंबई के गुरु देवांश को मारने और पूरे महाराष्ट्र को एक करने के बाद मैं तुम्हारे लिए स्मारक बनवाऊंगा और तुम्हारी जीवनियां लिखवाऊंगा। तुम शांति से मर सकते हो और मैं, दिग्विजय देशमुख, आज से देशमुख परिवार के इतिहास में प्रसिद्ध हो जाऊंगा। आज से देशमुख परिवार की वंशावली का पहला पन्ना मुझसे शुरू होना चाहिए। हा। अध्याय 333। नॉर्थ मुंबई के गुरु देवांश अब जल्दी से अपनी मौत को गले क्यों नहीं लगा लेते? दिग्विजय पागलों की तरह हंसा, जैसे जीत पहले से ही उसकी मुट्ठी में हो। दिग्विजय की उन्मादी हंसी सुनकर परिवार के सदस्य निराशा से भर गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे नॉर्थ मुंबई के गुरु देवांश के हाथों नहीं, बल्कि अपने ही परिवार के मुखिया के हाथों मरेंगे। उनके चेहरों पर छाई गहरी अनचाही मौत की लकीरों ने उनकी आंखों को जहर भरी नजरों में बदल दिया जब उन्होंने दिग्विजय की ओर देखा। दिग्विजय, तूने इंसानी रिश्तों की धज्जियां उड़ा दी, अपने ही बेटों और पोतों को मार डाला। मेरी बद्दुआ है तुझे, तू तड़प तड़प कर मरेगा। सुरेश देशमुख, दिग्विजय का दूसरा बेटा, अपने ही बेटे को अपने सामने मरते देख रहा था। अपनी आखिरी सांस के साथ उसने दिग्विजय को श्राप दिया, लेकिन दिग्विजय अपने भीतर उमड़ती हुई शक्ति को महसूस करते हुए हिकारत से बोला, तड़प कर मरूंगा। हाँ, तुम सबकी जीवन शक्ति मुझे मिल रही है, अब ये बूढ़ा कैसे मर सकता है? अगर यह बूढ़ा मरना भी चाहे तो नहीं मर सकता। हा। सुरेश, जो पहले ही अपनी आखिरी सांस ले चुका था, ये सुनकर इतना क्रोधित हुआ कि उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह अपनी खुली आंखों के साथ मर गया। और उसका शरीर परिवार के अन्य सदस्यों की तरह जल्दी ही सफेद हड्डियों के ढेर में बदल गया। ये नज़ारा देखकर रिकी सालियान की तो रूह कांप गई।
हालांकि वह जान की भीख मांगना चाहता था, लेकिन उसके शरीर में इतना भयानक दर्द था कि बोलना नामुमकिन था। वह बस अपनी सारी ताकत इकट्ठा कर पाया, अपना सिर घुमाया और एक नज़र बेला बख्शी पर डाली। बेला के खूबसूरत और गोरे चेहरे को देखकर रिकी में न जाने कहां से ताकत आ गई। उसने अचानक आसमान की ओर दहाड़ लगाए, अगर मुझे पता होता कि अंजाम ये होगा तो मैं उस दिन हाई स्पीड ट्रेन में तुझे कभी न छेड़ता। मुझे पछतावा है। जैसे ही उसकी आवाज़ दबी, वह जमीन पर गिर पड़ा और पलक झपकते ही हड्डियों के ढेर में बदल गया। चूंकि विवान के पास साधना थी, वह अभी भी मुश्किल से खड़ा था। वह अच्छी तरह जानता था कि एक बार वह गिर गया तो ये तंत्र उसे पूरी तरह निगल जाएगा। विक्रांत पहले से ही जमीन पर आधा झुका हुआ था। शराब और शबाब ने उसके शरीर को पहले ही खोखला कर दिया था, लेकिन लगातार टॉनिक लेने की वजह से वह अभी तक जैसे तैसे टिका हुआ था। भाई विवान, जल्दी कोई रास्ता सोचो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सच में यहाँ मर जाएंगे। विक्रांत ने दांत पीसते हुए बड़ी मुश्किल से एक वाक्य बोला। विवान ने ये सुना और तुरंत दिग्विजय से बोला, दादाजी, मैं जानता हूँ कि आप ये देशमुख परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, वरना आप मुझे पहले नहीं बचाते। विवान जानता था कि अकड़ दिखाने से काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने इमोशनल कार्ड खेलना शुरू किया। तुझे बचाना? हाँ। उम्मीद के विपरीत दिग्विजय ने ठंडी सांस ली, फिर तिरस्कार के साथ कहा, मुझे डर था कि कहीं तू उदय चौहान के हाथों पिट कर मर न जाए और तेरी वो साधना बेकार चली जाए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। विवान पूरी तरह सन्न रह गया, फिर अविश्वास भरी नजरों से पूछा, क्या आप हम सबको इतने सालों से सिर्फ इसलिए पाल पोस रहे थे ताकि हमसे हमारी साधना और जीवन शक्ति छीन सकें? और नहीं तो क्या इस बूढ़े ने तुम सबको इतनी मेहनत से पाला? क्या मैं तुमसे पितृप्रेम और बेटे की सेवा और परिवार के सुख का इंतजार करूं? विवान, क्या तू कुछ ज्यादा ही भोला नहीं है? तेरी साधना के साथ ये बूढ़ा आसानी से सिद्ध महागुरु बन सकता है और अपनी उम्र भी कई दशकों तक बढ़ा सकता है। कई दशक काफी हैं मेरे लिए देशमुख वंशजों की एक और खेप तैयार करने के लिए। फिर इसी तरीके से शायद ये बूढ़ा भगवान के स्तर तक भी पहुंच जाए। विवान, क्या तू जानता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पूरी दुनिया इस बूढ़े के कदमों में होगी। दिग्विजय की आंखों में अंतहीन पागलपन था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उस दृश्य को अभी से देख रहा हो। ये शब्द सुनकर विवान और परिवार के जो सदस्य अभी पूरी तरह नहीं मरे थे, पूरी तरह निराश हो गए। अगर दिग्विजय ने उन्हें गुरु देवांश से निपटने के लिए बलिदान किया होता तो शायद उन्हें थोड़ा समझ भी आता, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दिग्विजय उन्हें शुरू से ही मोटे बकरों की तरह पाल रहा था, सिर्फ इसलिए कि एक दिन वह उन सब की बलि चढ़ाकर अपनी साधना बढ़ा सके। कोई हैरानी नहीं कि जब मैंने आपसे पूछा था कि आपके पास और कौन से तुरुप के इक्के हैं, तो आपने बताने से मना कर दिया। विवान ने सिर हिलाया। मैंने आपको अपना आदर्श माना था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक जानवर से भी बदतर होंगे। यहाँ नखरे दिखाना बंद कर, तू कितना अच्छा है विवान। दिग्विजय ने ताना मारा, ईशा का शरीर पाने के लिए तूने नशीले पाउडर का इस्तेमाल किया, क्या तू जानवर नहीं है? सबसे बड़ी बात, तू अंत में फेल हो गया। तुझे नहीं लगता कि तुझे मरना चाहिए? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विवान ने गुस्से में दांत पीस लिए। उसका सबसे बड़ा पछतावा ये था कि वह ईशा के नॉर्थ मुंबई जाने से पहले उसका शरीर नहीं पा सका, जिसका फायदा उस लड़के को मुफ्त में मिल गया। इसके अलावा उनके मौजूदा रिश्ते को देखते हुए ईशा जरूर उस बदमाश के साथ सो चुकी होगी, वरना वह उनके परिवार को इतना क्यों बचाता? रुको, उनके परिवार को बचाता? गुरु देवांश इस तंत्र में आराम से कैसे रह सकता है? ये सोचते ही विवान की आंखों में अचानक चमक आ गई और वह तुरंत देवांश पर चिल्लाया, गुरु देवांश, अगर आप अभी दिग्विजय को मार दें तो मेरा देशमुख परिवार आपका गुलाम बनने को तैयार है। जैसे ही ये शब्द निकले, परिवार के जो सदस्य पूरी तरह नहीं मरे थे, उन्हें अचानक एक उम्मीद दिखी। इसलिए वे सब विवान की पुकार में सुर मिलाने लगे, देवांश से दिग्विजय को मारने की भीख मांगने लगे। गुरु देवांश, कृपया कुछ कीजिए और दिग्विजय को मार डालिए। गुरु देवांश, हमें बचाइए। अगर आप मदद करेंगे तो मेरे सारे शेयर्स आपके। कृपया गुरु देवांश, हमारी मदद के लिए आइए। विक्रांत दांत पीसते हुए चिल्लाया। इस महान तंत्र के भीतर से लगातार मदद की गुहार सुनकर दिग्विजय शर्म से लाल हो गया। गद्दार, गद्दारों का झुंड, मत भूलो तुम्हारी रगों में मेरे देशमुख परिवार का खून दौड़ रहा है। एक बड़ा दुश्मन सामने है और तुम वास्तव में दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हो। मरने के बाद देशमुख पूर्वजों को क्या मुंह दिखाओगे? ये सुनकर विवान लगभग दिग्विजय की बातों पर हंस पड़ा। भाड़ में जा दिग्विजय, तू अपने ही वंशजों को मार रहा है और तुझे देशमुख पूर्वजों के सामने मुंह दिखाने का डर नहीं है। क्या केवल हाकिम को आग लगाने की छूट है और जनता दिया भी नहीं जला सकती? दिग्विजय, तुम। विवान ने उसके बोलने का इंतजार भी नहीं किया, उसने अपना सिर घुमाकर देवांश की ओर देखा। गुरु देवांश, क्या आप अभी तक कुछ नहीं करेंगे? ये घर का क्लेश इतना मनोरंजक है, मैं बीच में क्यों पढ़ूं?
देवांश ने कंधे उचकाते हुए मुस्कुराकर पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विवान पूरी तरह सन्न रह गया, क्योंकि देवांश ने जो कहा वह वास्तव में वाजिब था। उसे सच में देशमुख परिवार की मदद करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन विवान ने जल्दी ही एक वजह ढूंढ ली। अगर हम सब मर गए तो उस बूढ़े जानवर दिग्विजय की ताकत बहुत बढ़ जाएगी, और मुझे यकीन है कि तब आपको भी बहुत परेशानी होगी। विक्रांत ने भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। सही बात है गुरु देवांश, आपको सच में अपने लिए मुश्किलें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। देवांश मुस्कुराया। क्या तुम लोगों ने अभी मुझे और उदय चौहान को मारकर नदी में फेंकने का प्लान नहीं बनाया था? कितनी देर हुई है और अब तुम मुझसे तुम्हें बचाने के लिए कह रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं मान जाऊंगा? आप कैसे? विवान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि देवांश ने विक्रांत के साथ उसकी बातचीत इतनी साफ सुन ली थी। तुम सब बस शांति से मरने का इंतजार करो। जहां तक दिग्विजय की बात है, मुझे उसके ताकतवर होने से डर नहीं लगता। तुम सब इतना क्यों घबरा रहे हो? देवांश ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा। उसका भाव शांत था। ये देखकर कि उसका मनाना बेकार है, विवान ने अपना निशाना ईशा की ओर मोड़ दिया। उसकी राय में ईशा पहले ही गुरु देवांश की औरत बन चुकी थी, इसलिए उसकी बात का कुछ वजन होना चाहिए। बहन ईशा, पहले एक भाई के तौर पर मेरी गलती थी। हम सब देशमुख परिवार के सदस्य हैं, इस नाते कृपया गुरु देवांश को हमें बचाने के लिए मना लो। अगर हम बच गए तो देशमुख परिवार का हर सदस्य तुम्हें परिवार का मुखिया मानने को तैयार होगा। बिल्कुल, हम सब तैयार हैं। विक्रांत सबसे पहले सहमत हुआ और बाकी परिवार के सदस्यों ने भी कमजोर आवाज में हाँ मिलाए। सबकी बातें सुनकर ईशा ने केवल ठंडी सांस ली। उसका चेहरा घृणा से भरा था, लेकिन उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। पहले वह देशमुख परिवार में बस एक मामूली हस्ती थी, कोई भी उसे दबा सकता था। अब वे सब उसके सामने घुटने टेक रहे थे और भीख मांग रहे थे। इस गहरे फर्क ने ईशा को एक अजीब सा सुकून दिया, जैसे कोई बड़ा बदला पूरा हो गया हो। बहन ईशा, अगर गुरु देवांश मदद करते हैं तो तुम जो कहोगी हम करेंगे। विवान ने देखा कि ईशा कुछ नहीं बोली तो उसे लगा कि मौका है और फिर बोला। सच में कुछ भी? ईशा के होंठ मुड़े, फिर उसकी आंखें ठंडी हो गईं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम सब मर जाओ। ऐसी मौत जहाँ तुम खुली आंखों से मरो और तुम्हें नसीब के लिए 2 गज जमीन भी न मिले। विवान, विक्रांत, तुमने मुझे नशा दिया, मेरे माँ बाप को कैद किया, मुझे अकेले नॉर्थ मुंबई जाने पर मजबूर किया। देशमुख परिवार का हर एक शख्स मरने के लायक है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए भीख मांगूं? क्या तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है? ईशा ने सालों से जमा हुआ सारा गुबार निकाल दिया। उस पल उसे पूरी तरह से हल्का महसूस हुआ, जैसे उसे अपना नया जीवन मिल गया हो। और परिवार के सदस्य ईशा की बातें सुनकर सबके चेहरों पर निराशा छा गई। इस पल उनके दिल अंतहीन पछतावे से भरे थे, खासकर विवान, जिसे पछतावा हो रहा था कि वह ईशा को नशा देने के लिए इतना उतावला क्यों हुआ। अगर वैसा न होता तो शायद ईशा उन्हें बचाने के लिए आगे आती। विक्रांत तो चाहता था कि वह खुद को 2 थप्पड़ मारे कि उसने गुरु देवांश को उकसाने की बेवकूफ़ी क्यों की, वरना गुरु देवांश शायद उसे बचा लेते, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने ईशा को बचाया। समय एक मिनट करके बीतता गया और ये परिवार के सदस्य अंतहीन पछतावे में तड़प कर एक के बाद एक मरते गए। जब तक सबसे ज्यादा साधना वाला विवान हड्डियों के ढेर में नहीं बदल गया, तब तक दिग्विजय का रक्त बलि तंत्र पूरा नहीं हुआ। इस पल दिग्विजय को अपना शरीर शक्ति से भरा हुआ महसूस हुआ। देवांश तो क्या, उसे लगा कि वह महागुरु जलभेदी से भी लड़ सकता है। और देवांश के बारे में सोचते हुए, जिसने उसे बलि पूरी करने का समय दिया था, दिग्विजय ने तुरंत तिरस्कार से उपहास किया। नॉर्थ मुंबई के गुरु देवांश, हाँ, बस एक मूर्ख। तुम जल्दी से आकर अपनी मौत को गले क्यों नहीं लगा लेते? अध्याय 334। मुझे तुम्हारी बातें पसंद नहीं आईं। वो मेरी औरत कब बनी? इतना कहकर दिग्विजय ने एक घूंसा हवा में मारा। एक अदृश्य आंतर शक्ति की लहर हवा को चीरती हुई देवांश की ओर लपकी। रास्ते में उसने उस लाल तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंका। जैसे ही तंत्र टूटा, लाल रोशनी तुरंत गायब हो गई और पूरा बंगला अपनी जगमगाती रोशनी में लौट आया। फिर भी उस अदृश्य आंतर शक्ति की ताकत कम नहीं हुई। इससे पहले कि वह देवांश तक पहुंचती, उसने उसके पीछे खड़ी बेला और बाकी लोगों को बार बार पीछे धकेल दिया और उसकी बची हुई ताकत ने उनके गालों पर चुभन पैदा कर दी। जहां तक देवांश की बात है, जो सीधे उसके रास्ते में था, उसने केवल हल्का सा मुस्कुराया जब उसने आंतर शक्ति की लहर को आते देखा। उसने हाथ तक नहीं उठाया और आंतर शक्ति की लहर को उसने ऐसे झटक दिया जैसे कोई मक्खी हो। वह धड़ाम से घास पर गिरी और 2 मीटर गहरा गड्ढा बना दिया। बेला और बाकी लोग ये नज़ारा देखकर हक्का बक्का रह गए। उनके मुंह इतने खुले रह गए कि उसमें एक बड़ा सा हॉट डॉग आराम से समा जाए, ये दिखाते हुए कि प्रिया कपूर की तुलना में उनके पास अभी भी कुछ अनुभव की कमी थी। क्या यही अजेय होने का एहसास है? क्या यही एक सिद्ध महागुरु की शक्ति है?
दिग्विजय ने अपनी मुट्ठी को देखा और आसमान की ओर पागलों की तरह हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। हंसने के बाद उसने देवांश की ओर देखा। उसकी आंखें हिकारत से भरी थीं। ठाकुर खानदान के छोकरे, ये बूढ़ा अब एक सिद्ध महागुरु है। वह भूसा तो मेरी ताकत का केवल 10% था। तुम मुझसे लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? जब सबने सुना कि दिग्विजय ने केवल 10% ताकत का इस्तेमाल किया था तो उनके दिल तुरंत ठंडे पड़ गए। अगर उसकी 10% ताकत इतनी भयानक थी तो अगर वह 100% इस्तेमाल करता तो क्या ये विशाल बगीचा खंडहर में नहीं बदल जाता? हालांकि देवांश उसकी बातों पर हंसे बिना नहीं रह सका। जबरदस्ती की सिद्धि के बाद इंसान को अक्सर अजेय होने का भ्रम हो जाता है। एक बार आदत हो जाएगी तो समझ जाओगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा वह भूसा असल में तुम्हारी हद थी। ये देवांश का कोई दिमागी खेल नहीं था, सच में ऐसा ही था। एक अमर सम्राट के रूप में अपनी 1,00,000 साल की साधना में देवांश ने हर बार सिद्धि प्राप्त करने पर इस भ्रम का अनुभव किया था, यहाँ तक कि उसे लगता था कि एक मुक्का एक अमर सम्राट को भी मिटा सकता है। लेकिन अगर आप सच में किसी अमर सम्राट को उकसाते तो जो आपका इंतजार कर रहा होता वह बेरहम तबाही थी और सामने वाला उंगली भी नहीं हिलाता, केवल एक नज़र काफ़ी होती। खासकर जबरदस्ती की सिद्धि के साथ अजेय होने का यह एहसास और भी मजबूत होता। लेकिन ये सब एक भ्रम था। क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं है यह मानने की कि इस बूढ़े ने केवल 10% ताकत इस्तेमाल की? क्या तुम डर गए? दिग्विजय अपने फैसले पर पूरी तरह से यकीन करता था, इसलिए उसने मासूमियत से सोचा कि देवांश डर गया है। देवांश ने बहस नहीं की। इसके बजाय उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, पुष्टि की कि सभी देशमुख परिवार के सदस्य और विकी सालियान मर चुके हैं। फिर खड़ा हुआ और हल्के से कहा, लगता है छत्रपति संभाजी नगर का एक दिन का दौरा यहाँ खत्म हो सकता है। इन शब्दों पर बेला और प्रिया के शरीर तुरंत कांप उठे। जब देवांश ने पहली बार कहा था कि वह केवल छत्रपति संभाजी नगर के एक दिन के दौरे पर है तो उन्हें लगा कि वह किसी काम से आया है। केवल अब उन्हें एहसास हुआ कि देवांश ने शुरू से ही देशमुख परिवार को नष्ट करने की बात को दिल पर लिया ही नहीं था, इसे पूरी तरह से छत्रपति संभाजी नगर के एक दिन के दौरे के रूप में माना था। दिग्विजय ने भी स्वाभाविक रूप से देवांश के शब्दों में छिपे तिरस्कार को सुना, इसलिए वह दहाड़ा, अज्ञानी छोकरे, तुमने मेरे देशमुख परिवार को सताने में हद कर दी है। अब ये बूढ़ा लगभग 100 देशमुख परिवार के सदस्यों की उम्मीदों को लेकर तुम्हें मौत के घाट उतारेगा। इतना कहकर दिग्विजय ने जमीन पर जोर से पैर पटका और उसका पूरा शरीर कमान से निकले तीर की तरह देवांश की ओर लपका। जहां से भी वह गुजरा जमीन उखड़ गई, मिट्टी बिखर गई और उसकी गति इतनी तेज थी कि उसने हवा को दबा दिया, जिससे धमाकों की आवाजें आने लगी। उसका मुक्का असाधारण रूप से डरावना लग रहा था। दिग्विजय भी इस मौके से बहुत संतुष्ट था। उसकी राय में इस मौके के बाद नॉर्थ मुंबई का गुरु देवांश पूरी तरह से इतिहास बन जाएगा और वह दिग्विजय पूरे महाराष्ट्र पर राज करेगा। हालांकि इससे पहले कि उसका मुक्का देवांश के सामने 2 गज की दूरी पर भी पहुंच पाता, उसे एक बड़ा प्रतिरोध महसूस हुआ जिसने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। इतना कि जब वह देवांश से लगभग 1 गज दूर था, यह मुक्का जो देवांश को मौत के घाट उतारने के लिए काफी था, पूरी तरह से रुक गया और 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। वैसे तो देवांश को उसे 1 गज दूर से रोकने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर वह उसे बहुत करीब आने देता तो उसके पीछे के लोग अनिवार्य रूप से प्रभावित होते। तुम्हारे पास भी सुरक्षा कवच है? दिग्विजय ने अपनी मुट्ठी को देखा, फिर देवांश को गहरी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसकी राय में चूंकि वह देवांश की 1 गज की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सका तो दूसरे पक्ष ने जरूर किसी सुरक्षा कवच का उपयोग किया होगा। लेकिन देवांश को यह मजेदार लगा और कहा, क्या मुझे तुमसे निपटने के लिए किसी जादुई खिलौने की जरूरत है? तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही ऊंचा सोचते हो, है ना? तुम्हें इसे छिपाने की जरूरत नहीं है। अगर यह जादुई कवच न होता तो इस बूढ़े का मुक्का अभी तुम्हें हजारों बार मारने के लिए काफी था। दिग्विजय पूरी तरह से अहंकारी था। इसके अलावा भले ही तुम्हारे पास जादुई कवच हो तो क्या, इस बूढ़े का अगला मुक्का इसे चकनाचूर कर देगा। देवांश ने पहले उसकी सुरक्षा कवच को 3 उंगलियों से तोड़ा था, इसलिए वह देवांश के कवच को 2 मुक्कों से चकनाचूर करना चाहता था, अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए। इसलिए दिग्विजय ने अपनी ताकत इकट्ठा की और एक बार फिर देवांश पर मुक्का चलाया। केवल इस बार जैसे ही उसने मुक्का मारा, वह एक विशाल ताकत से बंध गया और उसकी मुट्ठी 1000 किलो जितनी भारी महसूस हुई, पूरी तरह से हिलने में असमर्थ। ये कैसे संभव है? मेरा मुक्का जो स्पष्ट रूप से आसमान और जमीन को नष्ट कर सकता है, वह तुम्हारे सुरक्षा कवच को कैसे नहीं तोड़ सका? दिग्विजय ने आश्चर्यचकित होकर बड़बड़ाया, उसका चेहरा उलझन से भरा था। देवांश ने यह सुना, अपनी नाक रगड़ी, कुछ सोचता हुआ लगा, फिर पीछे मुड़कर बेला को देखा और हंसे बिना नहीं रह सका। तो अहंकार वास्तव में इतना कष्टप्रद होता है? देवांश को उसे छेड़ते हुए सुनकर बेला का चेहरा तुरंत खून जैसा लाल हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि देवांश को क्या जवाब दे। आखिरकार दिग्विजय अहंकारी था, लेकिन देवांश, तुम वास्तव में ऐसे अहंकार और गर्व के लिए ताकत रखते थे?
बदमाश, इस बूढ़े के सामने ही उसे बदनाम कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा महागुरु देशमुख का कोई वजूद नहीं है? दिग्विजय गुस्से में था और एक बार फिर ताकत इकट्ठा करके एक मुक्का मारा, जिसका इरादा देवांश का सिर चकनाचूर करने का था। शोर मत मचाओ, देवांश ने हल्के से नथुने से कुड़े। बस एक नज़र से दिग्विजय का घुटना एक धमाके के साथ फट गया। दिग्विजय जमीन पर आधा घुटने टेक कर बैठ गया। भयानक दर्द ने उसके चेहरे को पीड़ा से विकृत कर दिया। जानवर, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस बूढ़े को घायल करने की? क्या तू जानता है कि यह बूढ़ा कौन है? ये बूढ़ा एक सिद्ध महागुरु है। मर जा। दिग्विजय दहाड़ा और उसका पूरा शरीर उछला देवांश पर एक मुक्का चलाया। दुर्भाग्य से, जबकि उसका शरीर अभी हवा में ही था, उसका दूसरा घुटना भी एक धमाके के साथ फट गया और उसका पूरा शरीर संतुलन खो बैठा, जिससे वह भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। खड़ा होना नामुमकिन था, वह इस जीवन में फिर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। दोनों घुटने नष्ट होने के बाद वह केवल तीव्र दर्द को सहन कर सकता था। जमीन पर घुटने टेकते हुए, दांत पीसते हुए, उसका चेहरा अनचाही और गुस्से से भरा हुआ देवांश को घूरते हुए, एक सिद्ध महागुरु पर हमला करने की हिम्मत की, बस मौत का इंतजार कर। दिग्विजय को ऐसा लग रहा था कि वह अपने सिद्ध महागुरु होने के खूबसूरत सपने से जागा नहीं है और उसने देवांश पर एक मुक्का चलाया। एक अदृश्य आंतरशक्ति तुरंत देवांश की ओर लपकी। देवांश उसे रोकने के लिए भी बहुत आलसी था। वह अदृश्य आंतरशक्ति तुरंत शून्य में बदल गई, यहाँ तक कि देवांश के कपड़ों के कोने को भी नहीं छू पाए। ये कैसे संभव है? मैं स्पष्ट रूप से एक सिद्ध महागुरु हूँ, यह आंतरशक्ति अचानक गायब क्यों हो गई? दिग्विजय अपने सामने का नजारा देखकर पूरी तरह सन्न रह गया। जबरदस्ती की साधना, जबरदस्ती की सिद्धि। तुम्हें इतनी देर तक आंतरिक ऊर्जा प्रक्षेपण का अनुभव करने देना ही काफी बड़ी बात है। तुम और क्या चाहते हो? देवांश ने मुस्कुराते हुए समझाया। असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। दिग्विजय स्पष्ट रूप से इस हकीकत को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इसलिए उसने लगातार मुंह मारे। ऐसा लग रहा था कि वह अपने शरीर के भीतर की अदृश्य आंतरशक्ति को बाहर निकालना चाहता है, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, उसके सभी मुंह के समुद्र में डूबते पत्थरों की तरह थे। कोई आंतरशक्ति बाहर नहीं निकली। ये देखकर लगभग पागल हो चुके दिग्विजय ने अचानक ऊपर देवांश की ओर देखा। ये तुम हो? यह जरूर तुम हो। तुमने मेरी सिद्धि को दबाने के लिए जरूर किसी जादुई चीज का इस्तेमाल किया है ना? जो तुम कहो। देवांश ने देखा कि दिग्विजय का मानसिक संतुलन पहले ही टूटने के कगार पर है। जानता था कि समय सही है और एक उंगली उठाई, उसे खत्म करने का इरादा किया। ये देखकर दिग्विजय शायद डर के कारण आश्चर्यजनक रूप से अपना होश वापस पा गया और जल्दी से बोला, तुम मुझे नहीं मार सकते। क्या मुझे तुम्हें मारने से पहले तुम्हें अच्छी तरह तड़पाना होगा? देवांश ने मजाक में पूछा। चूंकि तुम एक सिद्ध महागुरु हो, तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि उनके परिवार के तीनों लोग जहर से ग्रस्त हैं। दिग्विजय ने ईशा की ओर इशारा किया। उसका चेहरा गंभीर था। केवल मैं जानता हूं कि इस जहर का काट कहाँ है। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारी औरत का पूरा परिवार मर जाएगा। देवांश ने यह सुना और तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया। मुझे तुम्हारी बातें पसंद नहीं आईं। वो मेरी औरत कब बनी? बोलने के बाद देवांश ने एक उंगली से इशारा किया और दिग्विजय का माथा भेद दिया गया। वह फिर फटी हुई, घूरती आंखों के साथ जमीन पर गिर पड़ा, एक हैरान चेहरा लिए हुए, अपनी आंखें खुली रखकर। मर गया। अध्याय 335। गुरु देवांश, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने पिछले बर्ताव और शब्दों के लिए माफी मांगती हूँ। जैसे ही दिग्विजय की लाश धड़ाम से जमीन पर गिरी, ईशा, जो अब तक तनी हुई थी, अचानक गुब्बारे की तरह पिचक गई और तुरंत जमीन पर ढेर हो गई। यह जहर के असर के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि दिग्विजय को मारना ही वह प्रेरणा थी जिसने उसे अब तक संभाले रखा था। अब जब उसका लक्ष्य पूरा हो गया तो वह अचानक अपनी दिशा खो बैठी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन सभी सालों के बारे में सोचते हुए कि कैसे उसने अपमान और कठिनाई को सहन किया, यहाँ तक कि एक दशक से अधिक समय तक आधार तैयार किया और अपनी सबसे अच्छी दोस्त को धोखा देने में भी संकोच नहीं किया, सब कुछ देशमुख परिवार को नागपुर के खन्ना परिवार को हराने में मदद करने के लिए। लेकिन अंत में उसे केवल दिग्विजय का तिरस्कार मिला और उसने उसके माता पिता की जान का इस्तेमाल उसे धमकाने के लिए भी किया। अगर वह पहले सोलापुर में देवांश से नहीं मिली होती और उसने उसके शरीर में नीलकमल अग्नि नहीं डाली होती, तो विवान द्वारा नशा दिए जाने के बाद वह बहुत पहले ही उसका खिलौना बन चुकी होती। इसलिए उसे विरोध करना पड़ा। उसे दिग्विजय, उस जानवर को बिना कफन दफन के मरने पर मजबूर करना पड़ा। लेकिन वह जानती थी कि अगर वह केवल अपनी ताकत पर भरोसा करती तो वह इस जीवन में कभी बदला नहीं ले पाती। इसने उसे एक बार निराशा की ओर धकेल दिया था, जिससे वह अपनी जान देकर सब कुछ खत्म करना चाहती थी। वह कितना अद्भुत होता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि उसके पास अभी भी एक मौका है जो उस आदमी पर अपनी सारी उम्मीदें टिकाना था।
और फिर उसने सही दांव खेला। अब देशमुख मैंशन में हालांकि कई उतार चढ़ाव आए, उसने आखिरकार दिग्विजय को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। इतना बड़ा बदला पूरा होने की खुशी ने उसे एक पल के लिए कुछ अविश्वासी और हक्का बक्का बना दिया। इसके अलावा मरने से पहले दिग्विजय के शब्द और उन पर देवांश की प्रतिक्रिया ने उसे और भी निराश कर दिया। देवांश का दिग्विजय को निर्णायक रूप से मारना और उसका ये बयान कि वह उसकी औरत नहीं थी, ये दिखाता था कि उसके दिल में ईशा की कोई अहमियत नहीं थी। भले ही वह जहर से मर जाए, उसे कोई परवाह नहीं होगी। पुरानी सभी घटनाओं को याद करते हुए और फिर मौजूदा काम निकल गया तो पहचानते नहीं वाली स्थिति के बारे में सोचते हुए वह आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और सिसक सिसक कर रोने लगी। उसके माता पिता उसे इस तरह देखकर उसे गले लगाया और खुद भी रोने से नहीं रोक पाए। जैसे ही वह सिसक रही थी, अचानक उसकी आंखों के सामने एक साया लहराया। जब उसने ऊपर देखा तो उसने देवांश को उसके माता पिता की कलाई पकड़े उनकी नब्ज टटोलते हुए देखा। ये नज़ारा देखकर ईशा, जो रो रही थी, तुरंत सिसकना बंद कर दिया और उसकी आंखें अत्यधिक आश्चर्य के साथ देवांश को देखने लगीं। उसने दिग्विजय को इतनी बेरहमी से मार दिया, क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसने हमारे परिवार को त्याग दिया था? वह अब मेरे माता पिता की नब्ज देखने के लिए वापस क्यों मुड़ रहा है? क्या वह सिर्फ दिखावा कर रहा है या उसके पास उन्हें जहर मुक्त करने का पर्याप्त आत्मविश्वास है? रुको, जहर मुक्त! ईशा को तुरंत मोहिनी भस्म की याद आ गई। नीलकमल अग्नि जो उसने उसके शरीर में डाली थी, वह मोहिनी भस्म जैसे नशीले पदार्थों को भी बेअसर कर सकती थी, तो यह जरूर उस तेज जहर को भी निकाल सकती है जो दिग्विजय ने उसके माता पिता को दिया था। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या उसे उसके माता पिता में भी वह अजीब आग नहीं डालनी होगी? हालांकि यह उसके माता पिता के शरीर से तेज जहर निकाल सकता है, लेकिन क्या वे भी तब से उसके नियंत्रण में नहीं होंगे? ये सोचते हुए ईशा एक पल के लिए उलझन में पड़ गई। सोच रही थी कि अपने माता पिता को जहर मुक्त होने दे या नहीं। लेकिन जैसे ही वह हिचकिचाई, देवांश की आंखों में एक बैंगनी लौ चमकी और फिर दो आग की लपटें ईशा के माता पिता के शरीर में क्रमशः प्रवेश कर गईं। इससे पहले कि ईशा कोई प्रतिक्रिया दे पाती, उन दो बैंगनी लपटों ने उसके माता पिता के शरीर में घूमने के बाद फिर से बाहर छलांग लगा दी, काले धुएं के एक गुबार में बदलकर हवा में गायब हो गईं। ये नज़ारा देखकर ईशा फिर से दंग रह गई। इसका मतलब ये था कि उसने वह अजीब आग नहीं लगाई, बल्कि सीधे उस अजीब आग का इस्तेमाल उन्हें जहर मुक्त करने के लिए किया। इससे पहले कि वह इसे समझ पाती, देवांश ने उनके हाथ छोड़ दिए और फिर हिकारत से बड़बड़ाया, बस मामूली प्रेत घास और तुम इसे तेज जहर कहते हो? कितनी घटिया चीज है! इतना कहकर सबकी हैरानी के बीच वह उदय चौहान के पास गया, जिसके हाथ पैर पूरी तरह से बेकार हो चुके थे, और फिर अपनी जादुई अंगूठी से एक दिव्य औषधि निकाली। मुंह खोलो। उदय को समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन देवांश के विभिन्न चमत्कारी तरीकों को देखने के बाद उसने जरा भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने आज्ञाकारी रूप से अपना मुंह खोल दिया। देवांश ने सीधे उसके मुंह में गोली फेंक दी और फिर उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय अपने आप बगीचे के नीचे रक्त बलि तंत्र की जांच करने चला गया। उदय को केवल इतना महसूस हुआ कि गोली उसके मुंह में जाने के बाद तुरंत एक गर्म धारा में बदल गई जो उसके सभी अंगों और हड्डियों में घूमने लगी। बस कुछ ही सांसों में उसके अंगों का दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। उसकी जगह शक्ति की एक अंतहीन लहर ने ले ली। इसलिए उसने आजमाइश के तौर पर अपना हाथ हिलाया और फिर पाया कि उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया था। फिर वह बेला और अन्य महिलाओं की भयभीत नजरों के नीचे खड़ा हो गया, यह पाते हुए कि उसके टूटे हुए पैर भी पूरी तरह से ठीक हो गए थे। उदय अपनी जगह पर जमा हुआ इस समय बेला और अन्य महिलाओं से भी अधिक हैरान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने अभी कौन सी संजीवनी बूटी खाई थी जो केवल कुछ ही सांसों में उसके बेकार अंगों को पूरी तरह से ठीक कर सकती थी। उसी पल उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया, इतनी अच्छी चीज, इसे खुद पर इस्तेमाल करना बेकार है। लेकिन बहुत जल्दी वह होश में आया, फिर जल्दी से आगे बढ़ा, देवांश के पास गया और सीधे जमीन पर घुटने टेक दिए। धन्यवाद गुरु देवांश, इस पुनर्जन्म के एहसान के लिए। देवांश ने लापरवाही से कहा, अगर तुम उस दिन हाई स्पीड रेल स्टेशन पर मेरे लिए खड़े नहीं हुए होते तो तुम अब तक एक लाश होते। ... उदय ने ये सुना और तुरंत ठंडा पसीना छूट गया। इस पल उसके पास केवल एक ही विचार था, भविष्य में मुझे अभी भी और अच्छे काम करने की जरूरत है। कौन जानता है, जिसकी मैंने अनजाने में मदद की वह एकांत में रहने वाला कोई महान उस्ताद हो। देवांश को हाथ हिलाते देख वह समझदारी से पीछे हट गया। देवांश की बगीचे के नीचे भव्य तंत्र की जांच में देरी करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और वापस चला गया। गुरु देवांश, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? क्या मैं आपकी मदद करूं? देवांश ने यह सुना, उदय की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। ठीक है। ये कहते हुए देवांश ने धीरे से अपना पैर पटका, जमीन के नीचे से एक शुद्ध काला पत्थर हिलाकर बाहर निकाला। उसने उसे पकड़ा और उदय को सौंप दिया। जमीन के नीचे ऐसे और पत्थर होने चाहिए, उन सबको मेरे लिए खोद कर निकालो।
जी, मैं गारंटी देता हूँ कि मिशन पूरा हो जाएगा। उदय ने पत्थर लिया और उत्साह से लोगों को बुलाने के लिए फोन किया। हालांकि देवांश की दिव्य दृष्टि सूक्ष्म हो सकती थी, लेकिन आखिरकार उसका मौजूदा स्तर उच्च नहीं था और वह दिव्य दृष्टि के कई चमत्कारी उपयोगों का लाभ नहीं उठा सकता था। इसके अलावा देशमुख परिवार के बगीचे के नीचे का यह भव्य तंत्र स्वाभाविक रूप से अजीब था और कुछ विवरणों को छिपा सकता था, जिससे उसके लिए तुरंत ये पता लगाना असंभव हो गया कि तंत्र में ऊर्जा मणि कहाँ दबी हुई थी या कितनी गहरी थी। ये ईशा के माता पिता की तरह था। देवांश अभी भी नहीं जानता था कि उन्हें कहाँ से लाया गया था, केवल ये कि वे अचानक पिछवाड़े के गलियारे में हवा से प्रकट हुए। एक और उदाहरण दिग्विजय है। हालांकि देवांश जानता था कि शुरू वाला नकली था, उसे नहीं पता था कि असली दिग्विजय कहाँ छिपा था। इसके अलावा ये भव्य तंत्र देवांश ने तब नहीं पहचाना जब उसने पहली बार अपनी दिव्य दृष्टि फैलाई। उसने इसके अस्तित्व की खोज केवल अपनी दिव्य दृष्टि का दायरा बढ़ाकर और इसे उच्च दृष्टिकोण से देखकर की। लेकिन वह भी कुछ ऐसा था जो देवांश ने तंत्र विद्या में माहिर होने के कारण अनुमान लगाया था, न कि अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था। अगर उसका स्तर थोड़ा ऊंचा होता, भले ही वह केवल महादक्ष स्तर तक ही क्यों न होता, तो वह दिव्य दृष्टि की कुछ अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग कर सकता था। इस भव्य तंत्र को देखने की तो बात ही छोड़िए, इससे 10 गुना अधिक जटिल भूल-भुलैया को भी वह आसानी से आर पार देख सकता था। अफसोस, मेरा मौजूदा स्तर अभी भी बहुत कम है। देवांश आह भरने से खुद को नहीं रोक पाया, जिससे बेला और प्रिया चौंक गईं, जो उसे धन्यवाद देने आई थीं। आपके स्तर के साथ एक हाल ही में बने सिद्ध महागुरु को मारना बस पलक झपकने का काम है, और आप अभी भी कहते हैं कि आपका स्तर कम है। अगर आप ऐसे हैं तो अन्य मार्शल आर्टिस्ट कैसे जिएंगे? आप इतना विनम्र होने का दिखावा नहीं कर सकते। तो एक पल के लिए दोनों महिलाओं को समझ नहीं आया कि कैसे बोलें। मुझे ढूंढ रही हो? देवांश ने सबसे पहले दोनों महिलाओं से पूछा। बेला ने देवांश की ओर देखा, अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली और उसने अजीब तरह से अपना सिर फिर नीचे कर लिया। लेकिन बहुत जल्दी उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें ईमानदारी से देवांश को देख रही थीं और सम्मानपूर्वक कहा, गुरु देवांश, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने पिछले बर्ताव और शब्दों के लिए माफी मांगती हूँ। मैं भी, प्रिया ने तुरंत जोड़ा। देवांश ये सुनकर मुस्कुराया, ये सोचते हुए कि बेकार इंतजार करना भी उबाऊ था, इसलिए वह मजाकिया हो गया और हड्डियों से भरे बगीचे की ओर इशारा किया। बेला को देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि उनके देशमुख परिवार में अब कोई लड़ने वाला बचा है? बेला, अध्याय 336। तो लो, अब तुम्हारा सपना सच हो गया, देशमुख परिवार की मुखिया। बेला बख्शी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे देवांश ठाकुर का वह बेहद तिरस्कारपूर्ण चेहरा और लहजा याद आ गया जब उसने कहा था कि पूरे देशमुख परिवार में एक भी ऐसा शख्स नहीं जो लड़ने लायक हो। उस वक्त उसे लगा था कि देवांश का दिमाग खराब है, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखती है तो एहसास होता है कि दिमाग तो दरअसल उसका खुद का ही खराब था। गुरु देवांश, मैंने पहले बहुत गुस्ताखी की थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बेला ने बिना किसी नखरे के तुरंत दोबारा माफी मांगी। देवांश ने हाथ हिलाया, कोई बात नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। रही बात ट्रेन की, तो तुम लोग भी नॉर्थ मुंबई के गुरु देवांश की साख ही बचा रहे थे, इसमें कोई गुस्ताखी वाली बात नहीं है। हालांकि बाद में देशमुख परिवार के पास जाते वक्त कार में उन्होंने उससे किनारा कर लिया था और फिर ईशा देशमुख से मिलने के बाद वापस सुलह करने आ गए थे, जिससे वे थोड़े मतलबी नजर आ रहे थे। लेकिन देवांश ने इस बात को दिल पर नहीं लिया। आखिर वे सिर्फ जान पहचान वाले थे और बहुत मुमकिन था कि वे दोबारा कभी एक दूसरे से न मिलें, इसलिए इन बातों पर इतना सोचने का कोई मतलब नहीं था। वैसे भी वे अभी बमुश्किल 20 साल के थे, उनकी जवानी की बस शुरुआत ही हुई थी। और जब जिंदगी और मौत का सवाल सामने हो तो अपने लिए सबसे फायदेमंद रास्ता चुनना न तो गलत है और न ही शर्मनाक। देवांश के उन दो हल्के फुल्के वाक्यों ने बेला और प्रिया व्यास के दिल से जैसे मनोबोझ उतार दिया। आपकी दरियादिली का शुक्रिया गुरु देवांश। आज रात मैं और बेला चैन की नींद सो पाएंगे। प्रिया ने गहरी सांस छोड़ी। बेला का खूबसूरत चेहरा भी हल्का गुलाबी हो गया। शुक्रिया गुरु देवांश। जिस पल से ईशा ने खुलासा किया था कि देवांश ही वह मशहूर गुरु देवांश हैं, तब से वे दोनों दहशत में थीं। उन्हें डर था कि देशमुख परिवार को निपटाने के बाद कहीं देवांश उनकी पिछली गुस्ताखी की सजा उन्हें न दे दें। आखिर वह नॉर्थ मुंबई के वही खूंखार गुरु देवांश थे और अब तो उन्होंने दक्षिण महाराष्ट्र के देशमुख परिवार का भी नामो निशान मिटा दिया था, जिसका मतलब था कि अब से पूरे महाराष्ट्र में उनका ही सिक्का चलेगा। और उनके खुद के परिवार का मुखिया देशमुख परिवार के सामने किसी कीड़े मकोड़े से बदतर समझा जाता था। अब अगर उन्होंने उससे भी ज्यादा ताकतवर गुरु देवांश को नाराज कर दिया तो क्या उनके परिवार को महाराष्ट्र में पैर रखने की भी जगह मिलेगी? सारी रात खौफ के साए में बिताने के बाद उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि देवांश इतने मिलनसार निकलेंगे। राहत की सांस लेने के साथ साथ उन्हें गहरा पछतावा और आत्मग्लानि भी महसूस हो रही थी। उसी समय देवांश के लिए उनके दिल में सम्मान का जज्बा उफान मारने लगा।
आखिरकार वे दोनों भी 20 साल की उम्र के आसपास थीं। यही तो पहले प्यार की उम्र होती है, और ऐसे बेमिसाल योद्धा को देखकर वे अपने अंदर उठते तूफान को कैसे दबा पाती। गुरु देवांश, मजदूर 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, उदय चौहान ने दौड़ते हुए आकर रिपोर्ट दी। फिर परेशानी भरे चेहरे से देवांश की ओर देखा, लेकिन ये हड्डियां, अगर मजदूरों ने इन्हें देख लिया तो शायद जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, है ना। लेकिन उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की, बस एक नज़र देवांश पर डाली और फिर ईशा देशमुख पर, जैसे उनकी राय जानना चाह रहे हों। भले ही देवांश ने कहा था कि ईशा उनकी औरत नहीं है, लेकिन उदय ईशा के प्रति जरा भी अनादर दिखाने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। अगर वह तुम्हारी औरत नहीं है तो क्या तुम उसके माँ बाप का जहर उतारते? इसके अलावा देशमुख परिवार वालों ने उसे तुम्हारे पास मोहिनी जाल के तौर पर भेजा था। कौन गारंटी ले सकता है कि तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है या नहीं? जब तक तुम दोनों साथ सोए हो, भले ही तुम उसे अपनी औरत न मानो, फिर भी यह बिस्तर का रिश्ता तो है ही, चाहे वह रिश्ता कैसे भी बना हो, हाथों से, पैरों से या बातों से। ये वो चीज़ है जिसका मुकाबला दूसरी औरतें नहीं कर सकती, दूसरे मर्द तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए उदय चौहान, ये पुराना खिलाड़ी, भले ही उतावला था और ताकत में कमजोर नहीं था, फिर भी ईशा के सामने जितना हो सके उतना विनम्र बना रहा। ईशा ने कुदरती तौर पर उदय के सम्मान को महसूस किया। हालांकि उसके चेहरे के भाव नहीं बदले, लेकिन उसका दिल खुशी से झूम रहा था। कम से कम दूसरों की नज़रों में उसकी पहचान ये थी कि वह देवांश की औरत है। तुम मानो या ना मानो, बाकी सब तो यही सोचते हैं। ये सोचते हुए ईशा मन ही मन सोचने से खुद को रोक न सकी, अगर मैं सचमुच देवांश की औरत बन पाती तो शायद बिना किसी नाम के भी मैं सपनों में भी मुस्कुराते हुए जागती, है ना मिस ईशा। उदय ने देखा कि ईशा बिना जवाब दिए अपनी जगह पर बुत बनी खड़ी है, तो उन्होंने दबी आवाज में याद दिलाया। ईशा होश में आए, उसने शर्मीले भाव से देवांश की ओर देखा और फिर बड़े ही आज्ञाकारी स्वर में कहा, मैं गुरु देवांश की बात मानूंगी। जब उदय ने ये नज़ारा देखा तो उनका मन ही मन बड़बड़ाना शुरू हो गया। देखो देखो, ईशा जैसी घमंडी औरत तुम्हारे सामने कितनी भीगी बिल्ली बनी हुई है, और तुम अब भी कहते हो कि वह तुम्हारी औरत नहीं है। अगर यह बात बाहर निकली तो कोई यकीन नहीं करेगा। देवांश के पास अभी तक लोगों के दिल की बात पढ़ने की शक्ति नहीं थी, वरना वे तुरंत उदय को मार मार कर उसकी असली औकात याद दिला देते, उसके हाथ पैर तोड़कर उसे अपाहिज बना देते। तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, उन्हें वहीं रहने दो, देवांश ने बेपरवाही से कहा। उन्हें हटाना नहीं है क्या? बाद में मजदूर सब कुछ नहीं देख लेंगे? उदय ने बेहद हैरान होकर पूछा। ईशा भी उलझन में दिखी, उसकी भौहें थोड़ी तंग गईं, उसकी खूबसूरत आंखें देवांश पर टिकी थीं। ये सुनकर देवांश मुस्कुराए, अगर उन्हें दिखाने के लिए नहीं होता तो मैं उन्हें बुलाकर 3 फीट गहरा गड्ढा क्यों खुदवाता? अगर मैं खुद करता तो क्या ये ज्यादा जल्दी नहीं हो जाता? ये सुनकर उदय को अचानक याद आया, हाँ, यहाँ तक कि भैरव सिंह, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह पहाड़ हिला सकता है और समुद्र भर सकता है, और गुरु देवांश, जिन्होंने उसे एक ही वार में मार डाला था, उनके लिए इस बगीचे को तहस नहस करना तो बाएं हाथ का खेल होता, है ना? अगर ऐसा है तो उन्होंने मुझे मदद के लिए लोग ढूंढने की इजाज़त क्यों दी? पहले उन्हें लगा था कि देवांश खुद ये काम नहीं करना चाहते, लेकिन अब लगता है कि गुरु देवांश की कोई और योजना थी और वह दरअसल जानबूझकर उन मजदूरों को ये सब दिखाना चाहते थे। लेकिन ऐसा क्यों? अगर यह बात बाहर निकली तो शायद पूरे महाराष्ट्र में तहलका मच जाएगा, है ना? वहां मौजूद हर कोई पहले से भी ज्यादा उलझन में दिख रहा था। गुरु देवांश, यह क्या? उदय ने पूछा। देवांश ने ईशा पर एक नजर डाली, फिर उदय से पलटकर पूछा, इसके और मुंबई के कपूर परिवार के बीच तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन कमजोर? उदय ने एक पल सोचा और जवाब दिया, अगर आपकी गिनती न करें तो कुदरती तौर पर कपूर परिवार ज्यादा ताकतवर है। मैंने मुंबई में सिंघानिया परिवार को मिटा दिया और कपूर परिवार अकेले ही सिंघानिया परिवार को निगल सकता था। तुम्हें क्या लगता है कि जब देशमुख परिवार के करीब 100 लोग अचानक गायब हो जाएंगे तो क्या ईशा अकेले पूरे देशमुख परिवार को संभाल पाएगी? देवांश ने फिर पूछा। उदय ने बिना सोचे सिर हिलाया, स्वाभाविक है, वह इसे नहीं संभाल पाएगी। अगर वह इसे नहीं संभाल पाए तो इसका अंजाम क्या होगा? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उदय ने एक पल सोचा, फिर अचानक उसकी आंखें फैल गईं और उसने कहा, महाराष्ट्र के 8 राज्य एक साथ हमला करेंगे और दक्षिण महाराष्ट्र के देशमुख परिवार का अस्तित्व ही मिट जाएगा। देवांश ने सिर हिलाया, हड्डियों की ओर इशारा करते हुए कहा, इसलिए मैं चाहता हूं कि मजदूर जो देखें और सुने उसे फैला दे, ताकि महाराष्ट्र के राज्यों को पता चल जाए कि गुरु देवांश से पंगा लेने का अंजाम ये बिखरी हुई हड्डियां होती हैं। उदय समझ गए कि ऊंचे हलकों के लोग झूठ से भरे होते हैं। अगर यह बात इन कुछ लोगों द्वारा फैलाई जाती तो शायद ही कोई यकीन करता, लेकिन अगर वे मजदूर इसे फैलाएंगे तो न केवल विश्वसनीयता ज्यादा होगी, बल्कि यह बात और भी ज्यादा किंवदंती बनती जाएगी, जिससे देशमुख परिवार की संपत्ति पर नजर गड़ाए लोगों के लालची इरादे पूरी तरह खत्म हो जाएंगे।
इस बात को समझने के बाद और कपूर परिवार के साथ पिछली तुलना को याद करते हुए उदय को अचानक एहसास हुआ, गुरु देवांश, क्या आप मिस ईशा का समर्थन करने वाले हैं? देवांश ने साफ तौर पर ऐसा नहीं कहा, बल्कि ईशा से बोले, ये दक्षिण महाराष्ट्र का देशमुख परिवार अब से तुम्हारा होगा। आज से देशमुख परिवार की वंशावली ईशा देशमुख से शुरू होगी। ये सुनकर ईशा को गहरा धक्का लगा। वह जानती थी कि देवांश के साथ जुड़ने के बाद जब तक वह उन्हें धोखा नहीं देगी, उसका जीवन पहले से 10 या 100 गुना बेहतर होगा, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह वास्तव में पूरे देशमुख परिवार को उसे संभालने के लिए सौंप देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे परिवार की वंशावली में शामिल होने की अनुमति दी और यहाँ तक कि देशमुख परिवार की वंशावली को उससे शुरू करने की बात कही। ईशा उस पल अपनी भावनाओं को शब्दों में बयान करने के लिए बहुत स्तब्ध थी। उसने अपने माता पिता को खाली नजरों से देखा, केवल ये देखने के लिए कि वह बुजुर्ग दंपति पहले ही इतने उत्साहित थे कि उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। क्या हुआ, यकीन करना मुश्किल है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर देवांश ने मुस्कुराते हुए पूछा। ईशा ने पागलों की तरह सिर हिलाया। मैं केवल सपनों में ही इसकी कल्पना करने की हिम्मत कर सकती थी। तो अब तुम्हारा सपना सच हो गया है, देशमुख परिवार की मुखिया, देवांश ने ऐलान किया और मामले को पूरी तरह सुलझा दिया। अध्याय 337। क्या दूसरे योद्धाओं के लिए जीने का कोई रास्ता नहीं छोड़ोगे? देशमुख परिवार की मुखिया, ये वो खिताब था जिसके बारे में ईशा कभी कभार ही सपने देखने की जुर्रत करती थी। उसे डर था कि इसके बारे में ज्यादा सोचने से वह खुद को खो देगी, इसलिए उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन उसे इस तरह संबोधित किया जाएगा, और वह भी नॉर्थ मुंबई को एक करने वाले गुरु देवांश द्वारा। इस अचानक मिले सरप्राइज ने उसे पल भर के लिए हक्का बक्का कर दिया। उदय चौहान सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले थे। उन्होंने तुरंत झुककर मुट्ठियां बांधी और ईशा से मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो देशमुख परिवार की मुखिया। ये देखकर बेला और प्रिया ने भी जल्दी से सिर झुकाया, फिर एक साथ कहा, बधाई हो देशमुख परिवार की मुखिया। ये सुनकर ईशा अभी भी सदमे में थी, पूरी तरह से यह मानने में असमर्थ कि उसके सामने जो हो रहा था वह सच है। जब उसके माता पिता ने उसकी आस्तीन खींची, तब वह जैसे किसी सपने से जागी और तीनों के अभिवादन का जवाब देते हुए बोली, शुक्रिया आप तीनों का, आप बहुत दयालु हैं। उदय खड़े हुए, ईशा को देखा और बड़े संतोष के साथ मन ही मन सोचा, तुमने पूरा देशमुख परिवार उसे दे दिया और अभी भी कहते हो कि वह तुम्हारी औरत नहीं है। छी, एक ऐसा कमीना जो करने की हिम्मत तो रखता है लेकिन स्वीकारने की नहीं। दूसरी ओर बेला और प्रिया ने ईशा को ईर्ष्या से देखा। पहले यह मिस ईशा अपने सरनेम की वजह से उनसे थोड़ी ही रईस थी, लेकिन अब वह देशमुख परिवार की मुखिया बन गई थी, एक ऐसा पद जो उनकी पहुंच से बहुत दूर था। भविष्य में महाराष्ट्र के सभी जिले उसके आगे सिर झुकाएंगे और यह सब सिर्फ एक आदमी के शब्दों की वजह से था। ये सोचकर बेला का दिल एक बार फिर गहरे पछतावे से भर गया। हालांकि वह जानती थी कि देवांश अब उसे दोषी नहीं मानते, लेकिन वे उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा उन्होंने ईशा के साथ किया। कुछ मौके एक बार हाथ से निकल जाएं, तो पूरी जिंदगी कोशिश करने पर भी उनकी भरपाई नहीं हो सकती। बेला ने अपने दिल में आह भरी, उसका पछतावा कायम था। 10 मिनट जल्दी बीत गए और मजदूर देशमुख परिवार की हवेली के प्रवेश द्वार पर ठीक समय पर दिखाई दिए। जैसे ही देशमुख परिवार के गेट खुले, जेसीबी मशीनें और करीब 100 मजदूर देशमुख परिवार की हवेली में दाखिल हुए। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि निर्माण स्थल देशमुख हवेली है, वरना इतनी रात गए कौन काम करने को तैयार होता। लेकिन बगीचे की गहराई में दाखिल होने के बाद जमीन पर बिखरी सफेद हड्डियों को देखकर वे तुरंत दहशत में आ गए और बार बार पीछे हट गए। खासकर जब उन्होंने दिग्विजय देशमुख की लाश देखी, जिसकी मौत के बाद भी आंखें खुली थीं, तो उनके पैर तुरंत जेली की तरह कांपने लगे और उनमें से कई तो जमीन पर गिर पड़े, अपने साथियों की मदद से भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। आखिरकार महाराष्ट्र में ऐसा कोई नहीं था जो देशमुख परिवार के मुखिया दिग्विजय देशमुख को न जानता हो। ये शख्स, जो उनके दिमाग में एक भगवान जैसा था, अब एक भयानक लाश बन चुका था, तो वे कैसे न डरते। लेकिन जब उदय ने उनसे संपर्क किया और बताया कि दिग्विजय देशमुख को नॉर्थ मुंबई के गुरु देवांश ने मारा है, तो उनका डर तुरंत कम हो गया। उन्होंने तो गुरु देवांश का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो डरने की क्या बात थी। महान गुरु उदय, आपने हमें यहाँ बुलाया है, क्या आप इन हड्डियों को आंगन में दफनाने की योजना बना रहे हैं? फोरमैन ने पूछा। उसका चेहरा घबराहट से भरा था। अगर ऐसा है तो हम ये काम नहीं कर सकते। आखिरकार देवताओं की लड़ाई उन्हें खुद ही निपटानी चाहिए। अगर हम आम लोग इसमें शामिल हुए तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कैसे मरे। उदय ने तुरंत समझाया, इन हड्डियों से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें बस खुदाई का जिम्मा लेना है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम लाशें छिपा रहे हैं? फोरमैन लगभग रोने को था। महान गुरु उदय, हमें जीने का कोई रास्ता दे दो। मेरे ऊपर बुजुर्ग हैं और नीचे बच्चे हैं, मैं वास्तव में ये काम नहीं कर सकता। मैं तुम्हें काम करने के लिए कह रहा हूँ, तुम मेरे साथ शायरी क्यों कर रहे हो?
उदय ने लाचारी से कहा, फिर ऊर्जा मणि निकाली और उन्हें बताया कि उन्हें आंगन में बस ये चीज ढूंढनी है, हड्डियों के मामले को उनके निपटने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मजदूरों ने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी आसानी से काम शुरू करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। क्यों ना आप पहले हड्डियों को निपटा लें, कहीं ऐसा न हो कि हम खुदाई पूरी कर लें और आप बस हड्डियों को अंदर डाल दें और हम फिर भी साथी बन जाएं। फोरमैन ने समस्या पर बहुत व्यापक रूप से विचार किया। वह कुछ नहीं कर सकता था, उसे अपने अधीन 100 या उससे ज्यादा भाइयों की जिम्मेदारी लेनी थी। उदय लाचार थे, इसलिए वे देवांश की ओर चले और पूछा, गुरु देवांश, क्या मुझे उन हड्डियों को निपटाने के लिए किसी को बुलाना चाहिए? इतनी तकलीफ की जरूरत नहीं, असर तो हो ही चुका है। बस एक ही लपट से जला दो। तो मैं अभी जाकर पेट्रोल ढूंढता हूँ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि देवांश ने अपना हाथ हिलाया और उन करीब 100 हड्डियों और दिग्विजय देशमुख की लाश पर एक बैंगनी आग नीलकमल अग्नि लग गई, जिसने उन्हें पलक झपकते ही राख कर दिया। कोई नामो निशान नहीं छोड़ा। आंगन में मौजूद हर कोई इस नज़ारे से सन्न रह गया, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। गुरु देवांश, आप मंत्र विद्या में भी माहिर हैं। उदय अपनी थूक गटकने से खुद को रोक नहीं सके, चेहरे पर सदमे के भाव के साथ पूछा। उन्होंने केवल सुना था कि नॉर्थ मुंबई के गुरु देवांश के पास बेजोड़ युद्ध शक्ति है। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह जादुई कलाओं और दिव्य शक्तियों में भी माहिर होंगे। केवल 20-22 साल की उम्र में एक सिद्ध महागुरु होना एक बात थी, लेकिन जादुई कलाओं और दिव्य शक्तियों में भी माहिर होना, इस तरह की बात ने वहां मौजूद हर किसी को, चाहे वह योद्धा हो या नहीं, सुनते ही खामोश कर दिया। मेरी साधना बहुत कम है, मैं केवल कुछ सतही तकनीकों का उपयोग कर सकता हूँ, इसलिए मैं माहिर होने का दावा नहीं कर सकता, देवांश ने सच्चाई से कहा। लेकिन उनके शब्द भीड़ के कानों में अति विनम्रता का दिखावा बन गए। गुरु देवांश मजाक कर रहे हैं, उदय ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उनके दिल में एक और विचार था। ये नौजवान निष्पक्ष नहीं खेलता, वह वास्तव में मार्शल आर्ट्स और अध्यात्म दोनों की साधना करता है। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? दूसरे योद्धाओं के लिए जीने की कोई जगह नहीं छोड़ी। उदय के बोलने के बाद वह फोरमैन के पास लौटे और पूछा, क्या अब तुम काम शुरू कर सकते हो? हैं? सवाल से फोरमैन चौंक गया, वह अभी तक सदमे से उबर नहीं पाया था। ये देखकर कि यह उदय हैं, उसने तुरंत जवाब दिया, जी, हम अभी काम शुरू करेंगे। फोरमैन के आदेश के साथ लगभग 100 मजदूरों ने बड़े उत्साह के साथ 3 फीट गहरी खुदाई शुरू कर दी। खासकर देवांश के चमत्कारी तरीकों को देखने के बाद अब उन्होंने मना करने या कोई और मांग करने की हिम्मत नहीं की। जब मजदूर विशाल आंगन में ऊर्जा मणि खोजने के लिए खुदाई कर रहे थे, देवांश ने उस महान आज्ञाकारी पुत्र रिकी सालियान के परिवार से मिलने का फैसला किया। आखिरकार उसने उसे अपने ही रिश्तेदारों के साथ धमकाने की हिम्मत की थी, इसलिए इस मामले की प्रकृति पूरी तरह से अलग थी। ये जानना चाहिए कि देवांश वह व्यक्ति नहीं थे जो दुश्मनी पालते थे, वे आमतौर पर मौके पर ही हिसाब चुकता करते थे। इसलिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखना था कि छत्रपति संभाजी नगर के सालियान परिवार का क्या रवैया है। यह एक और कारण था कि उन्होंने खुद 3 फीट खुदाई नहीं की, बल्कि उदय से ऊर्जा मणि खोजने में मदद करने के लिए लोग ढूंढने को कहा। आखिरकार समय कीमती था, इसलिए जहां संभव हो इसे बचाना सबसे अच्छा था। जब देवांश ने सालियान परिवार जाने का प्रस्ताव रखा, तो वहां मौजूद कई लोगों ने उनके लिए रास्ता दिखाने की पेशकश की। तो अंत में उदय ने अपनी कार चलाई, जिसमें देवांश आगे की सीट पर और ईशा और बाकी दोनों पीछे थीं। जहां तक देशमुख परिवार के परिसर का सवाल था, इसकी देखरेख ईशा के माता पिता कर रहे थे। सालियान परिवार कैसा है? देवांश ने पूछा। उन्हें साथ आने देने के लिए सहमत होने का कारण सालियान परिवार पर उनकी राय सुनना था। सभी पक्षों को सुनने से ज्ञान मिलता है। उदय, अमीर और अन्याय, क्या सभी बड़े परिवार एक जैसे नहीं होते? बस वे देशमुख परिवार से काफी बेहतर हैं। ओह, मेरा मतलब है पूर्व देशमुख परिवार से बेहतर। बेला, परिवार में कुछ आवारा हैं, लेकिन कुछ ईमानदार वंशज भी हैं, यह अलग अलग है। प्रिया, मेरा स्तर मुझे सालियान परिवार के लोगों के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं देता। मैं केवल इतना जानती हूँ कि सालियान परिवार बहुत अमीर है। ईशा को समझ नहीं आया कि देवांश ये क्यों पूछ रहे हैं, इसलिए उसने भ्रूभंग किया और पूछा, गुरु देवांश, आप सालियान परिवार को सिर्फ इसलिए तो बर्बाद नहीं करने वाले क्योंकि तीसरे बेटे रिकी ने आपको नाराज किया था, है ना? उसकी बातों से सब चौंक गए। सिर्फ एक व्यक्ति की गलती की वजह से पूरे परिवार को खत्म कर देना, क्या यह एक सिद्ध महागुरु की दबंग और निर्दयी प्रकृति थी? हालांकि वे बहुत हैरान थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि सिद्ध स्तर पर व्यक्ति पहले ही सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठ चुका होता है और उसे आम लोगों की सोच से नहीं मापा जा सकता। इसलिए अगर देवांश वास्तव में सालियान परिवार को नष्ट करने का इरादा रखते, तो वे ज्यादा से ज्यादा सालियान परिवार के कुछ सदस्यों के लिए दया महसूस करते, लेकिन देवांश को रत्ती भर भी रोकने की कोशिश नहीं करते।
देवांश को खामोश देखकर ईशा चिंतित हो गई और जल्दी से बोली, गुरु देवांश, अगर आप सचमुच सालियान परिवार को खत्म करना चाहते हैं तो क्या मैं आपसे एक व्यक्ति की जान बख्शने की विनती कर सकती हूँ। ये सुनकर देवांश को दिलचस्पी हुई। ओह, क्या सालियान परिवार में कोई तुम्हारी सिफारिश के लायक है? ईशा ने जल्दी से कहा। उसका नाम लव्या सालियान है, सालियान परिवार के वर्तमान मुखिया की भतीजी और विकी सालियान की बड़ी चचेरी बहन। 2 साल पहले उसने सालियान परिवार की कुछ छोटी, लगभग दिवालिया हो चुकी कंपनियों को संभाला था। सालियान परिवार के सदस्यों का मूल इरादा उसे विफल होते देखना और उसे मुख्य शकल से बाहर करना था, लेकिन उसने उन्हें सफल बनाया, नुकसान को मुनाफे में बदल दिया। इसके अलावा भले ही वह सालियान परिवार की सदस्य है, वह विनम्र और कम बोलने वाली है। उसने कभी दूसरों को डराने धमकाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया और इसके बजाय जब मैं मुश्किल में थी तो मेरी बहुत मदद की। इसलिए मुझे यह एहसान चुकाना होगा। देवांश ने सुना, सिर हिलाया और नाम नोट कर लिया। लव्या सालियान। अध्याय 338। तुम जिंदा रह सकते थे। रात के करीब 11 बजे उदय चौहान सीधे सालियान परिवार की हवेली की ओर गाड़ी ले गए। ये देखकर कि गाड़ी से उतरने वाला शख्स उदय है, मुख्य गेट की जिम्मेदारी संभालने वाले 2 सुरक्षा गार्डों ने उन्हें बिल्कुल नहीं रोका, सीधे समूह को सालियान परिवार की हवेली में आमंत्रित किया। इससे साफ था कि छत्रपति संभाजी नगर में उदय का रुतबा अभी भी काफी सम्मानजनक था। जैसे ही समूह सालियान परिवार की हवेली में दाखिल हुआ, एक बटलर जैसे व्यक्ति ने तुरंत मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। महान गुरु उदय, मिस ईशा, आप दोनों इतनी रात गए तशरीफ लाए हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कोई जरूरी काम है? न तो उदय और न ही ईशा ने बोलने की हिम्मत की, इसके बजाय उन्होंने देवांश की ओर देखा। ये हरकत बटलर की नजरों में आ गई, जिससे वह तुरंत डर के मारे कांपने लगा, सोचते हुए ये किसका यंग मास्टर है जो उदय और मिस ईशा को इतना सम्मान देने पर मजबूर कर रहा है। अगर वह देशमुख परिवार का सदस्य होता तो उसे पहचानना चाहिए था, लेकिन यह नौजवान अपरिचित लग रहा था। अपने सालियान परिवार के मुखिया और लव्या सालियान को यहाँ बुलाओ, देवांश ने शांत स्वर में कहा। ईशा की भौहें तन गईं और उसके चेहरे पर अनचाहे ही खुशी की झलक आ गई। हालांकि बटलर और भी ज्यादा घबरा गया। जल्दी से सिर झुकाकर वह पिछवाड़े के अंदरूनी हॉल की ओर भागा। 11 बजे, बहुत जल्दी नहीं लेकिन बहुत देर भी नहीं। कुछ रात के पंछियों के लिए यह उनकी नाइट लाइफ की शुरुआत भी थी। सालियान परिवार के मुखिया राजेश सालियान हालांकि अपने बेडरूम में थे, सोए नहीं थे। इसके बजाय वे अपने सामने रखी फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखकर माथापच्ची कर रहे थे। इसलिए नहीं कि फाइनेंशियल रिपोर्ट खराब थी, बल्कि इसलिए कि यह बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी कि इसने उनकी मूल कंपनी के प्रदर्शन को भी पीछे छोड़ दिया था। मुझे उसकी कंपनी को बर्बाद करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, वरना सालियान परिवार के मुखिया का पद निश्चित रूप से लव्या के हाथों में चला जाएगा, राजेश ने खींचते हुए कहा। हाल की बोर्ड मीटिंग्स में लव्या को बोर्ड में शामिल करने और उसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नामित करने की मांग पहले ही उठ चुकी थी। ये वह राजेश सालियान ही थे जिन्होंने इस आवाज को दबाने के लिए बहुत कोशिश की थी। लेकिन अगर लव्या इसी तरह बेरोक-टोक आगे बढ़ती रही तो उनके बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाने की उनकी योजना पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। मालिक, बाहर कोई आपको ढूंढ रहा है, बेडरूम का दरवाजा धीरे से खटखटाने के बाद बटलर ने फुसफुसाते हुए कहा। नहीं मिलना? क्या समय हुआ है? अगर यमराज भी आ जाए तो भी मैं उससे नहीं मिलूंगा, राजेश चिल्लाया। वह पहले ही खराब मूड में था और अब इतनी देर गई कोई उसे परेशान कर रहा था, उसे गुस्सा कैसे न आता। मालिक, यह महान गुरु उदय और मिस ईशा देशमुख हैं। और बटलर के शब्द पूरे होने से पहले ही राजेश ने उसे टोक दिया। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जैसे ही वह बोला, बेडरूम का दरवाजा पहले ही खुला था और राजेश एक मिंट कोट में लिपटा हुआ रिसेप्शन हॉल की ओर चल दिया। रास्ते में राजेश ने पूछा, क्या तुम अभी कुछ और कहना चाह रहे थे? बटलर ने जल्दी से कहा, जब मैंने अभी उनका स्वागत किया तो मैंने देखा कि वे एक नौजवान के प्रति बहुत सम्मानजनक थे, लेकिन ये बूढ़ा नौकर अंधा है और पहचान नहीं पाया कि वह शख्स किसका बेटा था। देशमुख परिवार का सदस्य नहीं। राजेश ने गहरी चिंता में भौहें सिकुड़ी। बटलर ने सिर हिलाया। इस बूढ़े नौकर को यकीन है कि मैं देशमुख परिवार के हर सदस्य को जानता हूँ, लेकिन वह शख्स मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राजेश रुका, एक पल सोचा, फिर आगे बढ़ा। चलो देखते हैं। मालिक, उस नौजवान ने यह भी कहा कि वह मिस लव्या सालियान से मिलना चाहता है। बटलर ने बात पूरी की, फिर और भी नीचे झुक गया, इस डर से कि कहीं उसे मारना पड़े। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। राजेश फिर रुका, फिर सहज रूप से पूछा, लव्या से मिलना चाहता है? क्या चल रहा है? बटलर सिर हिलाता रहा, यह जताते हुए कि उसे भी नहीं पता। राजेश के एक पल फिर सोचने के बाद उसने बटलर से कहा, जाओ उसे बुलाओ, मैं देखना चाहता हूं कि वे क्या चाल चल रहे हैं।
राजेश अकेले हॉल में दाखिल हुआ और देखा कि वह नौजवान वास्तव में लिविंग रूम की मुख्य सीट पर बैठा है। क्या ये बदतमीजी थी या जानबूझकर उकसावा? उदय और ईशा दोनों वहां थे, तो ये बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये जानबूझकर उकसावा था? नौजवान, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? राजेश ने फटकार लगाए। तुम्हारे बेटे रिकी सालियान ने उन तीनों लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मेरे रोकने के बाद उसने 100-200 लोगों को बुलाकर मुझे रेलवे स्टेशन पर घेर लिया और यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदारों को भी इसी तरह का मजा चखाने की धमकी दी। तुम्हें क्या लगता है इस बारे में क्या किया जाना चाहिए? देवांश ने उसके साथ इधर उधर की बातें नहीं की, सीधे मुद्दे पर आ गए। ये सुनकर कि रिकी फिर बाहर मुसीबत खड़ी कर रहा है, राजेश का सिर दर्द करने लगा। अगर उसने आम लोगों को उकसाया होता तो इसे दबा दिया जाता और भुला दिया जाता, लेकिन उसके सामने ये नौजवान स्पष्ट रूप से कोई आम आदमी नहीं था, वरना उदय और ईशा उसके प्रति इतने सम्मानजनक नहीं होते। मेरा बेटा अभी घर पर नहीं है। उसके लौटने के बाद और ठीक ठीक पता लगाने के बाद कि क्या हुआ था, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। कैसा रहेगा? राजेश ने सीधे टालमटोल की रणनीति अपनाई। देवांश ने सिर हिलाया। वे तीनों गवाही दे सकती हैं कि क्या हुआ था, और रेलवे स्टेशन का सर्विलांस भी गवाही दे सकता है, इसलिए तुम्हें अपने बेटे से फिर पूछने की जरूरत नहीं है। बेशक तुम उससे अब पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि उसे दिग्विजय देशमुख ने पहले ही मार डाला है। ये सुनकर कि इतने सारे लोग गवाही दे सकते हैं, राजेश जानता था कि मामला झूठा नहीं है, लेकिन देवांश के आखिरी शब्द सुनकर वह तुरंत हंस पड़ा। नौजवान, अगर तुम किसी को फंसा भी रहे हो तो कम से कम एक ड्राफ्ट तो तैयार कर लो। छत्रपति संभाजी नगर में कौन नहीं जानता कि मेरे सालियान परिवार और देशमुख परिवार के बीच अच्छे संबंध हैं। बूढ़ा देशमुख मेरे बेटे पर जानलेवा हाथ कैसे डाल सकता है? देवांश नहीं बोले, लेकिन ईशा पर एक नजर डाली, जिसने तुरंत राजेश से कहा, सालियान परिवार के मुखिया, मेरे दादाजी ने वाकई रिकी को मार डाला। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। राजेश ने गहरी चिंता में भौहें सिकोड़ी। एक पल सोचा, फिर जाने के लिए खड़ा हो गया। मैं खुद बूढ़े देशमुख से पूछने के लिए देशमुख परिवार जा रहा हूँ। जरूरत नहीं है। उसने तुम्हारे बेटे को मारा, इसलिए मैंने उसे मार दिया और तुम्हारे बेटे का बदला ले लिया। तुम इस एहसान का बदला कैसे चुकाओगे? देवांश के चेहरे के भाव पानी की तरह शांत थे, लेकिन उनके शब्द कांटों की तरह चुभने वाले थे। तुमने बूढ़े देशमुख को मार डाला। राजेश की आंखें भयावह हो गईं। नौजवान, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि बूढ़े देशमुख के बारे में इस तरह की बकवास करने के लिए तुम छत्रपति संभाजी नगर से जिंदा बचकर निकल पाओगे? जैसे ही उसकी आवाज धीमी पड़ी, एक लंबी, काबिल और खूबसूरत महिला, जिसके बाल पीछे बंधे हुए थे, बटले की अगुवाई में देर से पहुंची। उसका आना देखकर देवांश ने राजेश के साथ शब्द बर्बाद करना बंद कर दिया। इसके बजाय अपना दाहिना हाथ उठाया और एक खाली हथेली से वार किया। एक जोरदार धड़ाम सुनाई दी और सालियान परिवार का गेट 100 मीटर दूर तुरंत ढह गया। आंतर शक्ति का प्रहार। तुम नॉर्थ मुंबई के गुरु देवांश हो। राजेश की आंखें फट गईं और वह दहशत में हकलाने लगा। उनके शब्दों को याद करते हुए कि उन्होंने अभी अभी दिग्विजय देशमुख को मार डाला, राजेश अब खड़ा नहीं रह सका। उसके पैर तुरंत जवाब दे गए और वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके बगल में बटलर ने यह सुनकर तुरंत घुटने टेक दिए। हालांकि लव्या सालियान हल्की सी शिकन के साथ, हालांकि उसका चेहरा भी घबराहट से भरा था, उसने खुद को घुटने टेकने से रोका और उसकी भौहों के बीच एक तरह का अभिमान बना रहा। देवांश उससे बहुत खुश थे। आज से सालियान परिवार तुम्हारा सम्मान करेगा। गुरु देवांश, मैं सालियान परिवार का मुखिया हूँ। राजेश ने हिम्मत जुटाई, पसीने से तरबतर होकर सफाई दी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ही हो? देवांश ने मुख्य सीट पर बैठे हुए आधी मुस्कान के साथ पूछा। मैं राजेश जम गया। उस हथेली के वार को याद करते हुए जो देवांश ने अभी अभी किया था, उसमें आगे बोलने की हिम्मत तुरंत खत्म हो गई। तभी सालियान परिवार के बॉडीगार्ड, जिन्होंने गेट के ढहने की आवाज सुनी थी और दौड़ते हुए आए थे, रिसेप्शन हॉल को घेर चुके थे। ये देखकर कि उनमें से हर किसी के पास पिस्तौल थी, राजेश की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। वह जमीन से उछला, फिर रिसेप्शन हॉल से बाहर भागा, बॉडीगार्ड्स के पीछे छिप गया। हा, तो क्या हुआ अगर वह नॉर्थ मुंबई का गुरु देवांश है? मुझे नहीं लगता कि वह इतनी गोलियों का सामना कर सकता है। राजेश जीत के भाव से हंसा। राजेश सालियान, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपना नुकसान मत करो। ईशा ने स्थिति को देखते हुए और अपनी पिछली बेतुकी हरकतों को याद करते हुए कहा। वह सिर हिलाए बिना और उसे सलाह दिए बिना नहीं रह सकी। तुम्हारी पिस्तौलें तो छोड़ो, क्या मैंने, मिस ईशा ने उस समय दर्जनों हैवी स्नाइपर राइफलें तैनात नहीं की थीं और फिर भी उनके कपड़ों को छू तक नहीं पाई थी। अपना नुकसान? हाँ, चाहे गुरु देवांश के किस्से कितने भी चमत्कारी क्यों न हो, वह अभी भी एक इंसान है ना? मुझे नहीं लगता कि वह अपने नंगे हाथों से गोलियां पकड़ सकता है।
राजेश बॉडीगार्ड्स के पीछे छिपा हुआ बहुत आश्वस्त था, मेरा बेटा भी तुम्हारे हाथों मारा गया होगा। आज मैं अपने बेटे का बदला लूंगा। फायर! राजेश जोर से दहाड़ा। गोली मत चलाना। लव्या ने जल्दी से उन्हें रोका, यहाँ तक कि देवांश को ढालने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया। राजेश अज्ञानी है, क्या तुम सब भी अज्ञानी हो? गुरु देवांश एक सिद्ध महागुरु हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मामूली गोलियां उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं? जो मरना नहीं चाहते, पीछे हट जाओ। यहाँ जो होता है उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है और बाद में कोई तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। लव्या ने हल्की सी शिकन के साथ कहा। ये शब्द तर्क में स्पष्ट थे और बहुत उचित तरीके से संभाले गए थे। वह वाकई बड़े काम करने की काबिलियत रखती थी, कोई आश्चर्य नहीं कि वह दिवालियापन की कगार पर खड़ी कंपनी को पुनर्जीवित कर सकी। इन शब्दों को सुनने के बाद बॉडीगार्ड्स ने एक दूसरे को देखा, 100 मीटर दूर गेट की दुखद स्थिति को याद किया और आखिरकार मान गए, अपनी बंदूकें रख दी और अपनी अपनी चौकियों पर लौट गए। तुम क्या कर रहे हो? तुम सब वापस आओ, मैं सालियान परिवार का मुखिया हूँ। राजेश घबराया हुआ दिख रहा था, अपने हाथ भांज रहा था, बॉडीगार्ड्स को वापस खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सब बेकार लगा। बेवकूफ! सालियान परिवार का मुखिया हमें एक सिद्ध महागुरु के खिलाफ जाने नहीं देगा। एक बॉडीगार्ड के मुंह से अनायास ही निकल गया। देवांश खड़े हुए, राजेश को देखा और अफसोस के साथ सिर हिलाया, तुम्हें मरना नहीं था। जैसे ही उनकी आवाज धीमी पड़ी, राजेश का शरीर बैंगनी आग नीलकमल अग्नि से जलने लगा, ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक। तेज जलन के कारण राजेश दर्द से जमीन पर लौटने लगा, उसका मुंह देवांश से अपनी जान बख्शने की भीख मांग रहा था। दुर्भाग्य से जीवन और मृत्यु पहले ही तय हो चुके थे, उसके लिए जो इंतजार कर रहा था वह केवल अंतहीन पीड़ा में धीरे धीरे शून्यता में बदल जाना था। कोई भी समझदार व्यक्ति बता सकता था कि यह दृश्य राजेश के लिए सजा और लव्या के लिए चेतावनी दोनों था। ईशा अब देशमुख परिवार की नई मुखिया है। मैं नहीं चाहता कि सालियान परिवार से कोई भी विरोध का स्वर उठे। क्या तुम समझी? देवांश ने लव्या को देखा और बेपरवाही से पूछा। लव्या के चेहरे के भाव जम गए, फिर उसने तुरंत ऐलान किया, पूरा सालियान परिवार हमेशा की तरह देशमुख परिवार की मुखिया के आदेश का सख्ती से पालन करेगा। लव्या एक समझदार इंसान थी। उसका वाक्यांश पूरा सालियान परिवार बजाय मैं लव्या सालियान के ने सालियान परिवार के ज्यादातर सदस्यों को बचा लिया। वरना डर है कि राजेश के वंश का कम से कम आधा हिस्सा मर गया होता। देवांश को समझदार लोगों के साथ व्यवहार करना पसंद था, इसलिए उन्होंने सालियान परिवार के लिए अब और मुश्किलें खड़ी नहीं की, बल्कि खड़े हो गए और बाहर की ओर चल दिए। उदय और तीनों लड़कियों ने एक के बाद एक लव्या को बधाई दी, फिर जल्दी से देवांश के कदमों के पीछे हो लिए। ईशा ने बधाई नहीं दी, बल्कि लव्या को कसकर गले लगाया। हम आखिरकार इससे पार पा गए, ईशा ने लव्या के कान में फुसफुसाया। मुझे पता है कि तुम अभी बहुत उलझन में हो और मैं खुद भी पूरी तरह से नहीं संभली हूँ। मैं तुम्हें बाद में विस्तार से बताऊंगी। बोलने के बाद ईशा ने लव्या को छोड़ दिया और दरवाजे से बाहर दौड़ गई। छत्रपति संभाजी नगर के दूसरे सबसे बड़े रईस परिवार सालियान परिवार के स्वामित्व में बदलाव में केवल 3 या 4 मिनट लगे, जिससे एक बार फिर बेला और बाकी लोग हैरान और ईर्ष्यालु हो गए। सालियान परिवार की हवेली के प्रवेश द्वार पर देवांश ने पीछे मुड़कर सालियान मेंशन की पट्टिका को देखा और कहा, सालियान परिवार के साथ होने से मुझे लगता है कि देशमुख परिवार की मुखिया के रूप में तुम्हारी स्थिति बहुत आसान हो जाएगी। ये सुनकर ईशा का पूरा शरीर जोर से कांप उठा। उसके पेट के निचले हिस्से से 2 गर्म धाराएं उठी, एक सीधे उसके सिर के ऊपर तक गई और दूसरी नीचे की ओर गई, घाटी को तोड़ते हुए, आसमान को ताकते हुए और सूरज को घूरते हुए। जब समूह देशमुख परिवार के आंगन में लौटा तो मजदूर अभी भी ऊर्जा मणि खोजने में व्यस्त थे। देवांश ने प्रगति की जांच की, ये धीमी नहीं थी, अनुमान था कि भोर होने से पहले पूरी हो जाएगी। ये देखकर कि निर्माण टीम पूरी रात व्यस्त रहेगी, ईशा तुरंत खुशी से खिल उठी। गुरु देवांश, यहाँ बहुत शोर है। होटल का कमरा बुक कर दिया गया है, क्यों न मैं आपको वहाँ आराम करने के लिए ले चलूं? जैसे ही उसने ये कहा, उदय और बेला दोनों समझ गए कि ईशा का क्या मतलब है। वह एक प्रतिष्ठित सिद्ध महागुरु हैं, क्या उन्हें तुम्हारी निजी एस्कॉर्ट की जरूरत है? क्या हम नहीं जानते कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ये यात्रा निश्चित रूप से एक तूफानी होगी। हालांकि सबको चौंकाते हुए देवांश ने वास्तव में मना कर दिया और इसके बजाय छज्जे के नीचे एक आराम कुर्सी पर लेट गए, उत्तर की ओर देखते हुए। ईशा की कई बेकार विनतियों के बाद वह केवल देवांश का साथ दे सकती थी, छज्जे के नीचे लेटी हुई। उदय इस बीच आंगन में इधर उधर दौड़ रहे थे, ऊर्जा से भरे हुए। बेला और प्रिया हालांकि बहुत नींद में थी, उन्होंने खुद को जागने के लिए मजबूर किया और देवांश के पास बनी रहीं। समय बीतता गया। तीनों लड़कियां अपनी यात्रा से थक चुकी थीं और बड़े उतार चढ़ाव का अनुभव कर चुकी थीं, पहले ही थक चुकी थीं। वे पूरी तरह से सोने से पहले ज्यादा देर तक नहीं टिक पाईं।
जब ईशा जागी तो पहले ही उजाला हो चुका था और निर्माण टीम आराम करने के लिए आंगन छोड़ चुकी थी। आंगन में केवल कुछ जेसीबी मशीनें बची थीं, मजदूरों के आने और इसे अपनी मूल स्थिति में बहाल करने का इंतजार कर रही थीं। ईशा ने अपनी बाईं ओर आराम कुर्सी पर नजर डाली, उसे खाली पाया, फिर जल्दी से उठी और उदय को पाया, जो पास ही मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहे थे। पूछा, गुरु देवांश कहाँ हैं? वे भोर होने के करीब चले गए, उदय ने खुशी से कहा। उनकी आवाज कम नहीं थी, बेला और प्रिया के कानों तक पहुंची, जो अभी भी आराम कुर्सियों पर लेटी थीं। वे चले गए, उन्होंने मुझे विदा क्यों नहीं करने दिया? ईशा ने भौहें सिकुड़ी, अनिच्छा से भरी हुई। क्या उन्होंने बताया कि वे कहाँ गए? क्या वे वापस नॉर्थ मुंबई जा रहे हैं? मैंने विशेष रूप से वह सवाल पूछा, लेकिन उनके जवाब ने मुझे थोड़ा भ्रमित कर दिया। उदय ने गहरी चिंता में भौहें सिकुड़ी। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से घर नहीं गए हैं, इसलिए वे वसंत उत्सव का फायदा उठाकर घर जाना और भेंट करना चाहते थे। मुझे बस समझ नहीं आता, अब परिवहन इतना विकसित है और गुरु देवांश के साधनों के साथ क्या उनके लिए घर जाना आसान नहीं होगा? वे ऐसा क्यों कहेंगे कि वे लंबे समय से घर नहीं गए हैं? क्या गुरु देवांश का गृहनगर बहुत दूर दराज है? बेला बैठ गई, उत्साह की झलक के साथ बोली, मुझे याद है कि उन्होंने ट्रेन में कहा था कि उनका गृहनगर करजत है। वसंत उत्सव आ रहा है, तो क्या हमें नए साल की बधाई देने उनके घर जाना चाहिए? बोलने के बाद बेला का खूबसूरत चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने जल्दी से जोड़ा, मुखिया जी, गलत मत समझना, मेरा कोई और मतलब नहीं है, मैं बस मेरी जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ईशा ने ये सुना, मुस्कुराए और सिर हिलाया, यह जताते हुए कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। फिर वह उत्तर की ओर देखने मुड़ी, एक खालीपन महसूस करते हुए। मुझे शुक्रिया अदा करने का मौका भी नहीं मिला, वे घर क्यों चले गए? फिर भी बेला ने नए साल पर जाने के बारे में जो कहा, वह बुरा भी नहीं लगता। अध्याय 339। रेनयिन के साल में दुनिया में कड़ाके की ठंड थी और गुरु देवांश ने पूरे महाराष्ट्र को एक कर दिया। छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। देवांश ठाकुर वेटिंग हॉल में बैठे थे, ट्रेन की चेकिंग का इंतजार कर रहे थे। करजत एक छोटा सा कस्बा है, जैसा कि रिकी सालियान ने कहा था, यह एक गरीब और पिछड़ा हुआ छोटा सा स्थान है। वहां से आने वाले लोगों को देहाती कहा जाता है। क्योंकि यह गरीब है, वहां अभी भी कोई हाई स्पीड रेल या ट्रेन सेवा नहीं है। छत्रपति संभाजी नगर से वापस आने के लिए पहले पास के जिले के लिए ट्रेन लेनी पड़ती है और फिर लंबी दूरी की बस में बदलना पड़ता है। बेशक कोई पहले मुंबई वापस जाने के लिए हाई स्पीड रेल भी ले सकता है, फिर मुंबई से ट्रेन ले सकता है और फिर बस में बदल सकता है, लेकिन ऐसा करने में छत्रपति संभाजी नगर से सीधे ट्रेन लेने से ज्यादा समय लगेगा। ऊपर देवांश ने अपनी छोटी उंगली पर मौजूद स्टोरेज रिंग को छुआ, जिसमें 3 ऊर्जा मणि थी, जिन्हें उन्होंने अभी अभी देशमुख परिवार के परिसर से खोदा था। कोई आश्चर्य नहीं कि फॉर्मेशन का प्रभाव इतना खराब था। फॉर्मेशन में ही समस्या होने के अलावा इसने केवल 3 ऊर्जा मणियों का उपयोग किया। अगर इसका अच्छा प्रभाव होता तो अजीब होता। देवांश ने खुद को दिलासा देते हुए शिकायत की, 3 तो 3 हैं, कुछ नहीं से तो बेहतर हैं। इसके अलावा मीरा नायर ने पहले ही ऊर्जा मणियों के ठिकाने का पता लगा लिया था। अब उन्हें केवल दिव्य मेघा आश्रम के सदस्यों के फिर से प्रकट होने का इंतजार करना था और वे उस व्यक्ति का पीछा कर सकते थे और व्यक्तिगत रूप से ऊर्जा मणियों को वापस लाने के लिए दिव्य मेघा आश्रम जा सकते थे। क्या इसे चोरी कहा जाता है? एक साधक के काम को चोरी कैसे कहा जा सकता है? इसे कहते हैं, काबिल ही इसे लेता है। अमर लोक में 1 लाख साल तक साधना करने के बाद उन्होंने सांसारिक नियमों की परवाह करना बहुत पहले छोड़ दिया था और इन औपचारिकताओं से बंधे नहीं रहेंगे। जब तक यह उनकी साधना को बेहतर बना सकता है, तब तक क्या नहीं किया जा सकता। जब वे सोच रहे थे, वेटिंग हॉल में प्रसारण हुआ। पड़ोसी जिले की ट्रेन में बोर्डिंग शुरू हो गई। देवांश बिल्कुल अकेले बोर्डिंग गेट की ओर चल दिए। अरे सुना क्या, कल रात देशमुख परिवार का सफाया हो गया। करीब 100 खास देशमुख सदस्य सब मर गए। छत्रपति संभाजी नगर के एक नाश्ते के स्टॉल पर एक नौजवान ने फुसफुसाया, अबे साले, मरना है क्या? ऐसी बागी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुझे डर नहीं लगता कि देशमुख परिवार वाले तेरा सिर कलम कर देंगे? उसी मेज पर बैठे व्यक्ति ने तुरंत चिल्लाया, यहाँ तक कि उससे दूरी बनाने की भी तैयारी कर ली। क्या मैं मौत से नहीं डरता? अगर मेरे पास पक्का सबूत नहीं होता तो क्या मैं लापरवाही से बोलने की हिम्मत करता? धत्तेरी की बात में दम है। क्या वाकई देशमुख परिवार का सफाया हो गया? किसने किया और कौन हो सकता है? नॉर्थ मुंबई के गुरु देवांश और कौन? नौजवान बोलते हुए और उत्साहित हो गया, ये देखकर कि लोग उसके आसपास इकट्ठा हो रहे हैं। मैंने सुना है कि गुरु देवांश ने अकेले ही हजारों मील का सफर तय किया और अकेले ही देशमुख परिवार की पूरी सुरक्षा को तोड़ दिया। बाप रे, ये सच है या झूठ? बिल्कुल सच है।
मैंने सुना है कि दिग्विजय देशमुख, ये जानते हुए कि वह उनका मुकाबला नहीं कर सकता, वास्तव में अपने वंशजों को बलि के रूप में इस्तेमाल किया, उन सभी को कंकालों में बदल दिया ताकि जबरदस्ती अपने स्तर को बढ़ा सके और अंततः एक सिद्ध महागुरु बन सके। वाह भाई, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि गुरु देवांश के सामने वह बस 2 या 3 चालों में हार गया और गुरु देवांश ने तो उसके घुटने भी तोड़ दिए, उसे जमीन पर घुटने टेकने और माफीनामा गाने पर मजबूर कर दिया। ओह माय गॉड, उन्होंने वास्तव में सबसे अमीर आदमी दिग्विजय देशमुख से माफीनामा गवाया। और फिर क्या दिग्विजय देशमुख ने गाया? क्या ये पूछने की भी जरूरत है? उस हालत में क्या वह नहीं गाता? लेकिन कहा जाता है कि गुरु देवांश को उसका गाना पसंद नहीं आया, तो उन्होंने एक उंगली उठाई, सीधे उसके सिर में छेद कर दिया और वह आखिरी समय तक अपनी आंखें खुली रखकर मर गया। गजब, लोग उसे घेरने लगे और हर कोई शोर मचा रहा था। हालांकि किसी ने तुरंत सवाल उठाया, तुम्हें इतना सब कैसे पता? क्या तुम वहां थे? ये सवाल थोड़ा चुभने वाला है। मेरी गरीबी देखो, क्या मैं देशमुख परिवार की हवेली में घुस सकता हूँ? मेरे चचेरे भाई ने, जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है, मुझे बताया। उसे कल रात बगीचे की मरम्मत के लिए देशमुख परिवार द्वारा रातों रात बुलाया गया था। उसने पूरी रात खुदाई की और उसे केवल आज सुबह नाश्ता करने के लिए छोड़ा गया, ये कहते हुए कि उसे बगीचे को बहाल करने के लिए बाद में वापस जाना है। उसने कहा कि उसने खुद जमीन पर बिखरी सारी सफेद हड्डियां और दिग्विजय देशमुख की लाश देखी। अरे बाप रे, ये गॉसिप तो बहुत बड़ी हो रही है। चलो देशमुख परिवार के बाहर आकर अफवाहों का खंडन करने का इंतजार करते हैं। ... एक कंपनी के कर्मचारी ग्रुप चैट के अंदर। सुना क्या? गुरु देवांश ने देशमुख परिवार को बर्बाद कर दिया। सच या झूठ? तुम कुछ भी खा सकते हो लेकिन कुछ भी बोल नहीं सकते। सावधान रहो, कहीं जेल न जाना पड़े। ये बात पहले ही फैल चुकी है और तुम्हें अभी तक नहीं पता। कहा जाता है कि गुरु देवांश ने अकेले ही देशमुख परिवार के करीब 100 विशेषज्ञों को चुनौती दी, कभी पीछे नहीं हटे और अंत में दिग्विजय देशमुख का पैर तोड़ दिया, उसे घुटने टेकने और लकड़ी की काठी गाने पर मजबूर कर दिया। ... देशमुख परिवार के तहत एक कंपनी एग्जीक्यूटिव ग्रुप, जिसमें केवल 1 दर्जन सदस्य थे। सभी ने सुना होगा कि कल रात क्या हुआ, है ना? मैनेजर सावंत, कल रात क्या हुआ? मैंने कोई अफवाह नहीं सुनी। क्या बाजार गिरने वाला है? मैनेजर सावंत, प्लीज मुझे डराएं नहीं। ये हमारे बॉस देशमुख परिवार के बारे में है। क्या आप सबने नहीं सुना? नहीं। जोड़ एक उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मैंने सुना है कि गुरु देवांश ने कल रात देशमुख परिवार को नष्ट कर दिया। और कहा जाता है कि गुरु देवांश, जो नॉर्थ मुंबई में बहुत दूर थे, बस धीरे से दक्षिण की ओर इशारा किया और दिग्विजय देशमुख का सिर छेद दिया। इतना ही नहीं, मैंने ये भी सुना है कि देशमुख परिवार की वर्तमान मुखिया एक सुपर ब्यूटी है जिसका लुक एक फीमेल सेलिब्रिटी से भी ज्यादा शानदार है। उसका नाम शायद ईशा देशमुख है। अबे यार, मैंने ईशा देशमुख को एक बार देखा है और वह वाकई बहुत खूबसूरत है। लेकिन रुको, अगर गुरु देवांश ने देशमुख परिवार को नष्ट कर दिया तो उन्होंने ईशा को क्यों नहीं मारा? क्या तुम बेवकूफ हो? ये ईशा साफ तौर पर गुरु देवांश की औरत है, वरना क्या गुरु देवांश पूरा देशमुख परिवार उसे सौंप देते? हे भगवान, एक औरत को पूरा देशमुख परिवार का साम्राज्य देना, वह तो सैकड़ों करोड़ का होगा। क्या ये ईशा इतनी प्रभावित नहीं होगी कि वह खुद ही अपनी बाहें फैला दे? मुंबई, दोपहर, सागर दर्शन टावर, 3री मंजिल का प्राइवेट रूम। साला, गुरु देवांश बहुत ही डैशिंग हैं। उन्होंने नॉर्थ मुंबई में हमारा कितना नाम रोशन किया है। देशमुख परिवार को रातों रात बर्बाद करना और उस घमंडी रिकी सालियान को भी ठिकाने लगाना, ये बहुत ही संतोषजनक है। यश ने शराब गटकते हुए कहा। वाकई, रिकी सालियान अपनी धौंस जमाता था, छत्रपति संभाजी नगर के सालियान परिवार का वंशज होने का फायदा उठाता था। अब जब वह मर गया है तो हमें एक बड़ा जाम छलकाना चाहिए। आर्यन मल्होत्रा ने साथ दिया। अफसोस की बात है कि हम उस समय सीनियर देशमुख ईशा के साथ डील पक्की नहीं कर पाए, वरना देशमुख परिवार की मुखिया के रूप में सीनियर देशमुख के रुतबे के साथ हमारी स्थिति भी उसी हिसाब से बढ़ जाती। कबीर सेठी ने गहरी चिंता में भौहें सिकुड़ी, बहुत नाखुश थे। ये सुनकर यश ने डाइनिंग टेबल पर धड़ाम से मुक्का मारा, जिससे टेबल पर मौजूद कई लड़कियां चौंक गईं। ये सब उस साले देवांश ठाकुर की गलती है। अगर उसकी दखलंदाजी न होती तो हम अब तक महाराष्ट्र में मजे कर रहे होते। जैसे ही ये शब्द निकले, सबकी आंखों में गहरी नफरत चमक उठी। कबीर सेठी की नज़र और भी भयावह थी। मुझे नहीं पता कि रिया कपूर ने उसमें क्या देखा कि वह उसे इतनी कीमत पर बचाएगी। क्या वे नहीं कहते थे कि रिया कपूर का शौक केवल 1 महीने चलता है? उसने अभी तक उस कमीने को डंप क्यों नहीं किया? ... ये सुनकर सब खामोश हो गए। किसी चीज को बर्दाश्त न कर पाने की लाचारी, फिर भी उसके बारे में कुछ न कर पाने की भावना उन्हें बेहद सता रही थी।
इस दिन दक्षिण महाराष्ट्र के देशमुख परिवार से खबर आई कि दिग्विजय देशमुख और कबीले के अन्य सदस्यों की अचानक बीमारी से मौत हो गई और ईशा देशमुख ने देशमुख परिवार की मुखिया के रूप में गद्दी संभाली। छत्रपति संभाजी नगर के सालियान परिवार से भी खबर आई कि तीसरे बेटे रिकी सालियान की आकस्मिक मृत्यु के कारण पूर्व परिवार मुखिया राजेश सालियान दुख से उबर नहीं पाए और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसलिए लव्या सालियान को नए सालियान परिवार मुखिया के रूप में नियुक्त किया गया और लव्या सालियान का पदभार संभालने पर पहला आदेश ये था कि पूरा सालियान परिवार देशमुख परिवार की मुखिया के आदेश का पालन करेगा। कहा जाता है कि पूरे सालियान परिवार को कोई आपत्ति नहीं थी और सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। इस दिन भी महाराष्ट्र के 8 जिलों के गठबंधन के नेताओं ने ईशा को देशमुख परिवार की मुखिया के रूप में उसके उत्तराधिकार पर बधाई देने के लिए छत्रपति संभाजी नगर के लिए प्रस्थान किया और ईशा को पीढ़ियों तक गठबंधन नेता के रूप में समर्थन देने की कसम खाए, कभी उसे धोखा न देने की। सिर्फ एक रात में महाराष्ट्र का परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। जो लोग अनजान थे वे अभी भी सोचते थे कि देशमुख परिवार अभी भी देशमुख परिवार है और महाराष्ट्र अभी भी वही महाराष्ट्र है। लेकिन हर कोई जो जानता था वह समझ गया कि बाघ का वर्ष के साल में दुनिया में कड़ाके की ठंड थी और गुरु देवांश ने पूरे महाराष्ट्र को एक कर दिया। अध्याय 340। जिस जगह महागुरु जलभेदी एकांतवास में है, वहां हाल ही में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। शायद उनके पास दिव्य स्तर तक पहुंचने का मौका है। कड़ाके की ठंड। नागपुर उपनगरों में एक विशाल क्षेत्र को कवर करने वाले एक आलीशान विला में एक पिता और बेटी एक दूसरे के सामने बैठे थे, चाय का आनंद ले रहे थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी जबकि अंदर चाय की खुशबू फैल रही थी। युवा लड़की ने अपने पिता की चाय फिर से भरने के लिए अपना गोरा नाजुक हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए तारीफ करने से खुद को रोक नहीं सकी। पापा, आपकी दूरदर्शिता वाकई बेमिसाल है। आपने सही खजाने पर दांव लगाया। गुरु देवांश। यशवर्धन खन्ना ने ये सुना और शर्मिंदा दिखे। ये तुम्हारे पिता की बेमिसाल दूरदर्शिता नहीं है, बात यह है कि तुमने गुरु देवांश को एक क्षण में नहीं देखा है। वह बस यहाँ। यशवर्धन रुके, फिर सिर हिलाया। खैर, वह नज़ारा बहुत चौंकाने वाला था। एक लड़की के लिए इसके बारे में न सुनना ही बेहतर है। इस पल उनके पास वह कड़क रौब नहीं था जो वे बाहर मामलों को निर्देशित करते समय प्रदर्शित करते थे। वे बस एक दयालु और मिलनसार बूढ़े पिता थे। उफ पापा, बस बता दीजिए ना। हर बार जब मैं आपसे पूछती हूँ आप हमेशा टाल देते हैं। मैं बस जानना चाहती हूँ कि गुरु देवांश कितने ताकतवर हैं। क्या ये वाकई इतना मुश्किल है? कशिश खन्ना ने मुंह फुलाया, गुस्से में कहा। अगर मुंबई यूनिवर्सिटी के छात्र उसे इस तरह देखते तो शायद उन सभी की नाक से खून की धारा फूट पड़ती। गुरु देवांश की ताकत का वर्णन करना तो दूर, अगर उन्हें गुरु देवांश को चुनौती देने के लिए कहा जाता तो शायद वे हिचकिचाते नहीं। लेकिन चाहे कशिश कितना भी मनाए, नखरे दिखाए या गुस्से का नाटक करे, यशवर्धन जिद्दी बने रहे, जरा भी परवाह नहीं की। ये देखकर कि उनके पिता नहीं पसीज रहे, कशिश ने भौहें सिकुड़ी और सोच में पड़ गई। जल्दी ही उसे एक बेहतरीन विचार आया। पापा, क्या आप जानते हैं कि हमारे खन्ना परिवार को ईशा देशमुख ने लगभग निगल लिया था? मैं कैसे नहीं जान सकता। अगर गुरु देवांश न होते तो मुझे यकीन है कि ज्यादा समय नहीं लगता जब हमारा खन्ना परिवार पूरी तरह से देशमुख परिवार द्वारा निगल लिया जाता। न केवल हमारा परिवार बल्कि पूरा नॉर्थ मुंबई देशमुख परिवार के हाथों में आ जाता। यशवर्धन अहंकारी नहीं थे, उन्हें आत्म जागरूकता की अच्छी समझ थी। आपने मेरा सवाल ठीक से नहीं सुना। मैंने कहा ईशा देशमुख, देशमुख परिवार नहीं, कशिश ने सुधार किया। ईशा देशमुख, क्या वह देशमुख परिवार की नई मुखिया नहीं है? क्या वह देशमुख परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं करती? यशवर्धन थोड़े भ्रमित थे। कशिश ने सिर हिलाया। इससे पहले जब वह देशमुख परिवार की मुखिया नहीं थी, हमारा परिवार लगभग अकेले उसके द्वारा निगल लिया गया था, और वह भी बाल बाल बचा। वह तुम्हारी सहेली वाकई काफी चतुर है, लेकिन मेरे खन्ना परिवार को अकेले निगलने की कोशिश करना थोड़ा ज्यादा ही फिल्मी है ना? यशवर्धन ने बिना गुस्से के एक प्रभावशाली रौब के साथ बात की, आसानी से एक श्रेष्ठ का व्यवहार प्रदर्शित किया। आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? कशिश ने उन्हें उकसाया। यशवर्धन ने सिर हिलाया और चाय की एक चुस्की ली। क्या आपने पहले नहीं कहा था कि सोलापुर के रोहन देशमुख ने आपको आधी रात को फोन करके तंग किया था? मैं जानती हूँ कि क्या हुआ था और यह ईशा से जुड़ा है। कशिश ने उन्हें उकसाना जारी रखा। उसने यशवर्धन को पिछली बार ईशा द्वारा अपहरण किए जाने के बारे में सच नहीं बताया था, इसलिए यशवर्धन को नहीं पता था कि ईशा ने सोलापुर में क्या किया था। हालांकि यशवर्धन ने बाद में उससे पूछा था कि क्या वह जानती है कि उसकी सुरक्षा करने वाले बॉडीगार्ड कहाँ गए थे। उसने केवल सिर हिलाया और कहा कि उसे नहीं पता, यहाँ तक कि यशवर्धन को दिलासा दिया कि उसे किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। उस समय यशवर्धन बहुत हैरान थे, लेकिन उसे सुरक्षित लौटते देख उन्होंने आगे जांच नहीं की। इसलिए कशिश को यकीन था कि जैसे ही वह ये चारा फेंकेगी, उसके पिता इसे पकड़ लेंगे। यकीन मानिए, जैसे ही ये शब्द निकले, आमतौर पर शांत रहने वाले यशवर्धन तुरंत दिलचस्पी लेने लगे।
रोहन देशमुख का उन्हें आधी रात को फ़ोन करना और उन्हें उठने और पेशाब करने के लिए कहना अभी भी उन्हें गुस्सा दिलाता था। उनकी इच्छा थी कि वे सोलापुर भाग सकें और जब रोहन सो रहा हो तो उसे व्यक्तिगत रूप से पेशाब करने के लिए बुलाएं। जल्दी बताओ क्या हुआ था। ये सुनकर कशिश ने शरारतपूर्ण मुस्कान दी, जैसे कोई विलेन अपनी मनमानी कर रहा हो। तो आप पहले मुझे बताएं कि जब गुरु देवांश ने अपनी चाल चली तो नज़ारा कैसा था, और मैं आपको शुरू से अंत तक पूरी कहानी बताऊंगी। बदमाश लड़की, तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रही थी। यशवर्धन झांसे में नहीं आए, बल्कि इसके बजाय सौदेबाजी की। तुम मुझे पहले बताओ, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं और फिर आप मुझे न बताएं तो? अगर मैं तुम्हें नहीं बताता तो मैं कुत्ता। यशवर्धन ने गंभीरता से कसम खाए। आपने कहा है, अब अपनी बात से मत पलटना। कशिश ने कहा, फिर उस समय जो कुछ भी हुआ था उसे एक भी विवरण छोड़े बिना सुनाया। पूरी कहानी सुनने के बाद यशवर्धन ने सिर हिलाया और विश्लेषण किया। तो रोहन उस समय नियंत्रित रहा होगा, इसलिए उसने मुझे फ़ोन किया। लेकिन वह अचानक होश में आ गया, इसलिए उसने अपने शब्द बदल दिए और मुझे उठने और बाथरूम जाने के लिए कहा। और उसके अपने शब्द बदलने की कुंजी देवांश रहे होंगे। हालांकि उन्होंने ये जोर से नहीं कहा ताकि कशिश को देवांश की असली पहचान का पता न चले। कशिश ने सिर हिलाया, मैंने भी यही अनुमान लगाया था, इसलिए अगली बार जब आप रोहन को देखें तो आपको उसका शुक्रिया अदा करना होगा, वरना अगर वह होश में नहीं आता तो हमारा खन्ना परिवार पूरी तरह से ईशा का हो जाता। यशवर्धन ने ये सुना और मुस्कान के साथ सिर हिलाया। इस सुझाव के बारे में कुछ नहीं कहा। आखिरकार जो सचमुच शुक्रिया का हकदार था वह देवांश थे, रोहन नहीं। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी वह सहेली इतने सालों तक बर्दाश्त कर सकती है। मेरी प्यारी बेटी का अपहरण करने की हिम्मत। अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो मुझे उसे अच्छा सबक सिखाना होगा। यशवर्धन ने ठंडी सांस ली। कशिश हंसे बिना नहीं रह सकी। पापा, वह अब देशमुख परिवार की मुखिया है। हम उसके बराबर नहीं हैं। बराबर नहीं होने का क्या मतलब है? क्या वे सब गुरु देवांश के लिए काम नहीं कर रहे हैं? इसके अलावा अगर तुम जीत सको। यशवर्धन चुप हो गए। अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ और अचानक रुक गए। क्या जीतना है? कशिश ने सिर हिलाया। भले ही मैं इंटरनेशनल पियानो सोलो ग्रैंड प्राइज जीत लूं, ये ईशा के सामने पूरी तरह बेकार है। ये सुनकर यशवर्धन ने आह भरी। नहीं जानते थे कि अपनी बेटी को कैसे समझाएं। पगली लड़की, अगर तुम बस देवांश का दिल जीत लो तो ईशा तो छोड़ो, पूरा महाराष्ट्र तुम्हारी बात सुनेगा। तुम्हारे पिता तुम्हें देवांश की असली पहचान नहीं बता रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि तुम हीन भावना महसूस करोगी और उनका पीछा करने की हिम्मत नहीं करोगी। तुम्हें अपने पिता के कड़े प्रयासों को समझना होगा। अपने पिता को आह भरते देख कशिश ने विषय बदला। पापा, मुझे बताइए, अगर रोहन समय पर होश में नहीं आता तो क्या आप हमारा खन्ना परिवार ईशा को सौंप देते? यशवर्धन ने सिर हिलाया। क्या तुमने खुद नहीं कहा कि तुम्हारे रक्षक देवांश भी वहां थे? जब तक वे वहां थे ईशा सफल नहीं होती। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कशिश थोड़ी हैरान थी। पापा, क्या आप वास्तव में देवांश के बारे में इतनी ऊंची राय रखते हैं? पगली लड़की, देवांश महागुरु हैं। उनकी कोई भी तारीफ कम कैसे हो सकती है? क्या तुमने खुद नहीं कहा? पहले दिन की शुरुआत में ईशा पहले ही उनके आगे नतमस्तक थी। उसने जरूर उनकी ताकत देखी होगी। यशवर्धन ने सीधे खुलासा करने की हिम्मत नहीं की, केवल इशारा किया। लेकिन वे सब कहते हैं कि देवांश को ईशा की आशंका इसलिए मिली क्योंकि वह रिया कपूर के साथ जुड़ा था। कशिश के चेहरे के भाव तुरंत फीके पड़ गए और उसने मन ही मन सिर हिलाया। मैं रिया कपूर जैसी असाधारण महिला से कैसे तुलना कर सकती हूँ? इसमें कुछ भी असाधारण नहीं है। वह मेरी तरह गुरु देवांश के लिए काम कर रही है। इसके विपरीत तुम इस बाधा के बाहर वास्तव में हमसे एक कदम ऊपर हो, यशवर्धन ने कहा, एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हुए। पापा, आप लोगों को दिलासा देने में वाकई बहुत अच्छे हैं। कशिश खुश थी। ठीक है, मैंने अपनी कहानी पूरी कर ली। अब आपकी बारी है उस नज़ारे के बारे में बात करने की जब गुरु देवांश ने अपनी चाल चली। पीछे हटना नहीं, पीछे हटने से आप कुत्ते बन जाएंगे। यशवर्धन, भौंक भौंक भौंक। कशिश, जयपुर, एक पहाड़ की तलहटी में जहां की सीमा पर सैन्य प्रतिबंधित क्षेत्र नो एंट्री लिखा था, एक प्राचीन लकड़ी का विला था। पूरा घर पूरी तरह से लकड़ी से बना था और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जोड़ों में भी कील का इस्तेमाल नहीं किया गया था। स्टील की कीलों का कोई निशान नहीं था। बाहर भारी बर्फ गिर रही थी, लेकिन छज्जे के नीचे एक आराम कुर्सी पर एक ट्रेंच कोट में खूबसूरत महिला लेटी थी। हवा के उठने को सुन रही थी, बर्फ को गिरते हुए देख रही थी। वह किसी भी नर्म कंबल से ढकी नहीं थी, फिर भी उसके गोरे गालों पर ठंड का कोई संकेत नहीं देखा जा सकता था। एक शुद्ध सफेद सुनहरा बाज हवा और बर्फ में चक्कर लगा रहा था और नाच रहा था, पानी में मछली की तरह आजाद और खुश। उसकी आराम कुर्सी के पीछे लंबे चोगे में एक बुजुर्ग अपने हाथों को बगल में रखकर खड़े थे। उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था।
सिर्फ एक रात में दक्षिण महाराष्ट्र का देशमुख परिवार मिट गया और छत्रपति संभाजी नगर के सालियान परिवार ने कब्जा कर लिया। उसके तरीके वास्तव में निर्णायक, निर्मम और साफ हैं। ट्रेंच कोट वाली महिला ने अपने लाल होंठ हल्के से खोले और धीरे से बोली। लंबे चोगे वाले बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हवा के झोंके के गुजरने का इंतजार किया। फिर धीरे से बोले, उन्होंने हांसिनी के जरिए खबर भेजी है कि जहां महागुरु जलभेदी एकांतवास में हैं, वहां हाल ही में लगातार अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। शायद दिव्य स्तर तक पहुंचना मुमकिन है। ट्रेंच कोट वाली महिला ऐसी चौंकाने वाली खबरों के प्रति बहरी थी। उसके चेहरे के भाव पानी की तरह शांत थे। इसके बजाय उसने पूछा, रघु काका, क्या वह पहले ही अपने गृहनगर के लिए निकल चुका है? बुजुर्ग ने सिर हिलाया और जवाब दिया, कहा जाता है कि वह सुबह सुबह घर के लिए ट्रेन में चढ़ गया। नया साल एक इम्तिहान की तरह है। मुझे नहीं पता कि वह इस बाग वाले साल को पार कर पाएगा या नहीं। ये कहने के बाद उसने अचानक अपने होंठ सिकुड़े और हल्की सी मुस्कान दी। चाहे इंसानी दुनिया दिलचस्प हो या न हो, छोटे उस्ताद, ये सब तुम पर निर्भर है। इस एपिसोड में कहानी एक नई ऊंचाई पर पहुंचती है। यह सिर्फ ताकत की जीत नहीं, बल्कि विरासत और सत्ता के पुनर्गठन की कहानी है। देवांश यहाँ शोर नहीं मचाता, लेकिन उसके फैसले पूरे महाराष्ट्र की दिशा बदल देते हैं। ईशा का मुखिया बनना दिखाता है कि असली ताकत सिर्फ लड़ने में नहीं, बल्कि सही व्यक्ति को सही जगह सौंपने में होती है। और अब जब अफवाहें सच बन चुके हैं और नव किंवदंती बन चुका है, सवाल यह है, क्या यह अंत है या किसी और भी बड़े अध्याय की शुरुआत? क्योंकि असली खेल अक्सर शांति के बाद ही शुरू होता है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताना।